Good evening, Seno. Good evening, ma'am. Is my PPT visible to you, Seno? आपने शेयर किया है आपका स्क्रीन पीपीटी? Hello, Mohanish. Am I audible to you? Hello. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? Yes, ma'am. आ रही है. yes, ma'am. अरे ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। मेरा ये दिख रहा है, क्या कहते हैं उसको, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? Yes, दिख रही मैम. yes, ma'am. थैंक यू वेरी मच। तो हम शुरू करते हैं, बाकी के लोग अपने आप ज्वाइन हो जाएंगे। लास्ट लेक्चर में हमने बायोरिमिडिएशन देखा था, तो यहाँ तक पहुंचे थे हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस तक। तो ये आपने बता दिया था, और फिर मैंने जो बताया था बायोरिमिडिएशन प्रोसेस कौन कौन सी है। तो कंटैमिनेशन सबसे पहले देखना जरूरी है, कंटेमिनेशन का सोर्स, उसकी केमिस्ट्री, कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मिक्सचर कौन कौन से है, और उसमें कौन कौन से ऑप्शन हो रहे हैं। फिर एनवायरमेंटल कंडीशन देखनी है, बायोरिमिडिएशन प्रोसेस करनी है, सॉइल, अंडरग्राउंड, सरफेस वाटर, एयर, कौन सा मीडियम है। फिर उसमें अबॉइटिक डिग्रेडेशन करना है, बायोटिक डिग्रेडेशन करना है, फिर वापस उसका ट्रांसपोर्ट करना है या नहीं करना है। These are the processes are involved in a bioremediation processes. Okay, in situ and ex situ, there are two examples. In situ bioremediation, उसमें बायो इन्वेशन, बायो एजिमिनेशन, बायोस्पैर्गिंग, ये सारी चीजें हैं, उसके बेनिफिट्स हैं। एक्स सिटू में लैंड फार्मिंग, कंपोस्टिंग, बायोपाइल्स, ये सब होते हैं। बायो रिएक्टर, स्लरी रिएक्टर और एक्वस रिएक्टर, जैसे कि आजकल हम जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वहां पे भी बायो रिएक्टर देख सकते हैं। So these are the scenario before and after bioremediation. See, जो नाला था उसमें ऐसे वेजिटेशन ग्रो किए गए कि जो पोल्यूटेंट को खत्म कर देते हैं, है ना। उनको एक फेवरेबल एनवायरमेंट मिल गया कि उस पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए कौन सा प्लांट सुटेबल है, वो आइडेंटिफाई किया गया, उसको ग्रो किया गया, सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिएंट दिया गया, तो जितना भी नाले का पानी था वो साफ होके एकदम क्लियर हो गया, है ना। सेम थिंग हैपेंस इन द नेक्स्ट पिक्चर एज वेल एज। ठीक है, वी नीड टू आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन एंड रेमेडी विल गोइंग टू गेट लेटर ऑन। these are the mitigation. Now the how the bio remediation is going to be applied. First of all, देख सकते हो आप पिक्चर में 4 बीकर्स रखे हुए, धीरे धीरे प्लांट को क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। हेरी रूट सिस्टम डेवलप हो रहा है, 1 से 2, 2 से 3 प्लांट हो रहे हैं, है ना, और उनको सफिशिएंट न्यूट्रिएंट दिया गया है। वैसे ही क्या होता है, उसको जितने भी अनवांटेड कंटामिनेंट्स है, जितने भी पोल्यूटेंट्स है, वो सारे डिग्रेड हो रहे हैं धीरे धीरे। This is nothing but a bioremediation. तो bioremediation of the contaminated soil, ठीक है। इन सीटू अगर हमें करना है तो अलाउज द ट्रीटमेंट फॉर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ साइल। एक्स सीटू करना है तो एस्केवेशन करना पड़ेगा, वहां प्लांट ग्रो करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे मोस्टली इन सीटू में मोस्टली साइट्स विद सैंडी सॉइल रहती है, एक्स सीटू में ऐसा कुछ नहीं रहता है, जो है उसी में काम चलाना पड़ता है, ठीक है। और ये देखो, इसका प्रोसेस आपको यहाँ पे डायग्रामेटिकली बताया गया है। बायोरिमेडिएशन ऑफ द कंटामिनेटेड सॉइल, न्यूट्रिएंट, पीएच और एरिएशन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको फीड करने होते हैं, वाटर आपको देना होता है, और मिक्सिंग ऑफ कंटिन्यूअस व्हाट वी कैन से स्लज इज गोइंग टू बी डन, और उसके ऊपर प्लांट ग्रो करते हैं, और फिर धीरे धीरे पानी ट्रीट होता है, या फिर सॉइल आपकी ट्रीट होती जाती है, ठीक है। तो ये एक वन ऑफ द पिक्चर फ्लो डायग्राम देख सकते हो आप इसमें। bioremediation of the contaminated soil, then addition of the nutrient, moisture content, donor or microbes,
इसको ऐड करना है। पीएच और टेम्परेचर उस हिसाब से ही माइक्रोब्स ले लोगे तो एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन मेजरमेंट ऑफ द कंटामिनेशन, कितना कंटामिनेशन हुआ है उस हिसाब से आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंटेंट डालना पड़ेगा। और फिर बाद में अगर ये प्रोसेस सक्सेसफुल होती तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस रिवर्स करके स्टेप 1 से शुरू करना होता है, ठीक है। दिस इज द फ्लो डायग्राम फॉर द bioremediation bioremediation of the soil. Now bioremediation of the aquifer or you can say water, ठीक है। इन situ bioremediation को IBS भी कहा जाता है। of the groundwater involve the encouragement of the indigenous bacterial pollution to metabolic target contaminants through the addition of various amendments, ठीक है। उसको बायो एजुमिनेशन भी कहा जाता है। इसमें रेडॉक्स रिएक्शन या फिर आप कह सकते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन होते रहते हैं। एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन इसमें रहता है, फर्मेंटेशन करते हैं, अलग अलग मेटाबॉलिज्म असेस रहते हैं। सेम सॉइल के जैसा ही एयर का है, सिर्फ सॉइल को एयर से रिप्लेस किया जाता है, दैट्स इट। आप देख सकते हो ग्राउंड वाटर कंटामिनेटेड है, एक एयर सोर्स लगाया जाता है और एक वैक्यूम पंप लगाया जाता है, वहां से बायोफिल्ट्रेशन होता है, फिर एब्सॉर्प्शन और एक्टिवेटेड कार्बन और फिर कंबशन, ठीक है। ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं, एब्सॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन ऑन एक्टिवेटेड कार्बन एंड कंबशन। आप सिर्फ अगर आपका ग्राउंड वाटर लिमिटेड अमाउंट में कंटेमिनेटेड है या फिर उसमें पोल्यूशन ज्यादा नहीं है तो फिर वो सिर्फ बायोफिल्ट्रेशन से भी आपका हो जाएगा, नॉट नेसेसरी आगे जाने की जरूरत है। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना, कितने ट्यूब्स लगाए गए हैं, कितने पाइल्स खोदे गए हैं आपको एक्वीफर को बाहर निकालने के लिए और इस हिसाब से ट्रीट करने के लिए, ठीक है। बायोरिमिडिएशन ऑफ द मराइन ऑयल स्पिल, जो भी मराइन एक्टिविटी होती है उसमें कई सारे ऑयल स्पिलेज होते हैं, या तो फिर आपकी शिप डूब जाती है तो ऑयल स्पिलेज हो जाती है, या जहाँ पे मराइन में अंडरग्राउंड ऑयल एक्सकेवेशन होता है, एक्सट्रैक्ट होता है, वहां पे भी कई बार ऑयल स्पिल हो जाता है, तो वहां पे भी बायोरिमिडिएशन करते हैं। ऐसे कई सारे प्लांट है, कई सारे माइक्रोब्स है जो प्लांट पे जो ऑयल को क्या करते हैं, डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं। तो कई सारे बैक्टीरिया के नाम एनलिस्टेड है और फंगी के भी नाम एनलिस्टेड है जो ऑयल को डिग्रेड करते हैं, ठीक है। वो वहां पे जनरली सी के सरफेस पे ड्रॉप डाउन किए जाते हैं ताकि जितना भी ऑयल कंटेमिनेशन है वो वहां पे खत्म हो जाए, और वो अच्छे भी रहते हैं। एक समय में एंडोजेनेसिस रेस्पिरेशन होता है और फिर उसका ऑटोमेटिकली कंसंट्रेशन जो माइक्रोब्स का है वो कम हो जाता है, जैसे कि हमने ग्रोथ कर्व में भी देखा था माइक्रोब्स का, है ना, लैग Your लॉग। voice, हेलो, एम आई ऑडिबल टू यू क्लियरली? हेलो, yeah, but sometime, hello. यस, Madam, sometime it's the slightly chamberable position. I'm not able to listen in your voice clearly. आई डोंट नो व्हाई बट ओके, लेट्स सी, अब शायद ना हो। ओके, नाउ द बायोरिमिडिएशन ऑफ द एयर पोल्यूशन, ठीक है। एयर में जितने भी पोल्यूटेंट हैं उन सबको बायो स्क्रबर से या फिर बायो ट्रिकलिंग फिल्टर जो आता है ना, फिल्टर रहता है सिंपली आपका, उसके ऊपर जो कंटामिनेटेड एयर पोल्यूटेंट है उसको दिया जाता है और फिर वहां से माइक्रोब्स एक्टिवेट होके उसको ट्रीट करते हैं। जैसे कि आजकल नए नए एयर प्यूरिफायर आ रहे हैं, एयर प्यूरिफायर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रहते हैं, उसमें कुछ और क्या कहेंगे, कोई और फिल्टर मैकेनिज्म दिया जाता है और उसकी मदद से उसे ठीक करते हैं। बट नेचुरली अगर एयर को ठीक करना है या फिर पोल्यूटेंट रिमूव करना है एयर से तो आप ये बायोरिमिडिएशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ट्रिकलिंग का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पे मीडिया है जो कि फुल्ली सैचुरेटेड है माइक्रोब से, ऊपर से आपका जितना भी क्या आपको दिख रही है ये डायग्राम, सी, ऊपर से यहाँ पे जितना भी आपका एयर अनप्यूरिफाइड है वो मीडिया के ऊपर आ रहा है और बाद में वो सेंट्रली कलेक्ट होके कलेक्ट किया जा रहा है फिल्टर वाला, ठीक है, ट्रिकलिंग फिल्टर। इस तरीके से ट्रिकलिंग होता है, इसकी 2D डायग्राम यहाँ पे दी गई है। तो इस तरीके से ट्रिकलिंग फिल्टर काम करता है, सॉरी। तो 3 तरह के एयर पोल्यूटेंट और एयर प्यूरिफायर है, बायोफिल्टर, बायोस्क्रबर एंड ट्रिकलिंग फिल्टर। ट्रिकलिंग फिल्टर में मीडिया के ऊपर एयर को ट्रिकल किया जाता है, स्प्रिंकल किया जाता है। बायोफिल्टर डायरेक्टली एक तरफ से एयर आएगी, दूसरी तरफ से प्यूरिफाई होकर निकल जाएगी, जैसे कि आम फिल्टर होते हैं। स्क्रबर में सिर्फ जो डिफरेंस है स्क्रबर का, कैसे बताएं, जो आपके बलून जैसे वो जो बलून टाइप स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे नंबर्स ऑफ
वहां पे क्या रहेंगे, इलोंगेटेड स्पीयर रहेंगे, वहां से एयर पास होगी धीरे धीरे धीरे, फिर 1 स्पीयर, 2 स्पीयर, 3 स्पीयर, 4 स्पीयर, डिपेंडिंग ऑन टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ pollutant in the air, and depends on the that number will be you fix the number of scrubbers, और फिर धीरे धीरे एयर प्यूरिफाई हो जाएगी। ठीक है, और वो जो मीडिया रहेगा आपका, जो बलून इलोंगेटेड स्पीयर शेप जो रहेगा, उसमें क्या रहेंगे, माइक्रोब्स ग्रो होंगे, वो मीडिया हो गया है ना। मैकेनिज्म सेम रहेगा, कोई अलग बात नहीं रहेगी, सिर्फ क्या रहेगा, उसे ग्रो कैसे करना है माइक्रोब्स को, ये बस रहेगा। नाउ रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू द बायोरिमेडिएशन, ये सब कुछ कुछ रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, जैसे वर्मी कंपोस्टिंग एक बायोरिमेडिएशन हो गया, ठीक है, लैंड फार्मिंग बायोरिमेडिएशन हो गया है, बायोरिएक्टर मैंने जैसे बताया वो भी एक आपके बायोरिमेडिएशन हो गया। इसमें से 2-3 टेक्नोलॉजी भी याद रखोगे तो भी सही हो जाएगा। फाइटोरिमेडिएशन, जो प्लांट्स है जैसे मैंने बताया, वो नाले के ऊपर जो ग्रो हो रहे हैं ना, जो सूरत में रहते हैं, तापी रिवर के ऊपर उन्होंने एक वाटर हाइसिंथ प्लांट लगाया है ताकि उसको क्लीन किया जाए, वो फाइटोरिमेडिएशन। ये सारे कई सारे टेक्निक्स हुए। ओके, सो दिस इज फॉर योर यूनिट 5। नाउ we will gonna move your last unit of this subject C। उसके पहले मुझे एक कंफर्मेशन चाहिए, आपका जो एग्जामिनेशन है वो कब है? 16 से शुरू हो रहा है, am I right? Am I audible to you? Yes, 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 16, 17, 18 बोला गया है ना, 3 दिन है आपका एग्जामिनेशन, शेड्यूल भी आ गया और शायद टाइम टेबल भी आ गया है। तो टाइम अभी टेबल नहीं एक आया, टाइम टेबल नहीं आया अभी, तो हमको दिया नहीं, नहीं अभी तक। 14 को आएगा। 14 को क्या है? 14 आने को वाला है। बताएंगे, बताया who will आएगा, ओके ओके, 14 को आएगा। तो देखिए 14, अब हमारे पास में कौन सा दिन बचते हैं, 14 और 15 बचते हैं, और आपका एक पूरा एंटायर सब्जेक्ट बाकी है ना, सिलेबस में, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो मैं एक काम करती हूँ, उसके दो यूनिट तो बहुत ही छोटे छोटे, एक एक घंटे में वो खत्म हो जाएंगे, बाकी के जो यूनिट है उसको कवर अप करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट संडे हम लोग एक्स्ट्रा क्लास अरेंज कर लेते हैं, और सैटरडे भी। तो 4 लेक्चर मिल जाएंगे मुझे, 8 घंटे, 8 घंटे में मैं वो ऑलमोस्ट फिनिश कर दूंगी सिलेबस। तो क्या आप रेडी हैं सैटरडे संडे? No issue, ma'am. पक्का? अब हमारे पास 3 दिन है, and I guess around 6 and 7 units. We got no हाँ option at all. हाँ, कल शायद मैं क्लास ना ले पाऊँ, है ना, कल शायद पॉसिबल नहीं होगा क्लास लेना मेरा। Ma'am, is there कल any possibility of this unit के जो notes है, at least if you can share it? So at हाँ, Yes, least तो yes, yes. मैंने जो पीपीटी दी है ना, उस हिसाब से दिया, वो क्या जितनी भी रेफरेंस बुक है उसी के हिसाब से पीपीटी उठा के बनाई हुई है। क्वेश्चन बैंक मैं आज डाल देती हूँ, आपकी हो गई है रेडी क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक? बैंक चाहिए मैडम। हाँ हाँ, क्वेश्चन बैंक मैं दे देती हूँ, मुझे मिली हुई है क्वेश्चन बैंक, वही मैं दे रही हूँ आपको। ठीक है, बड़ा जुगाड़ करके मिली है, तो वो क्वेश्चन बैंक दे देती हूँ। और नेक्स्ट चीज एक मुझे पूछना था, कल शायद मैं लेक्चर ना ले सकूँ, वैसा मैं ग्रुप पे मैसेज डाल दूंगी। तो इसीलिए मेरे पास में सिर्फ 2 दिन है और एक सब्जेक्ट है, तो क्या हम सैटरडे संडे एक्स्ट्रा क्लासेस ले लें? और मीनवाइल मैं इसकी ऑनलाइन रिकॉर्डिंग भी करवा लूंगी, तो जिसे जैसा टाइम मिलता है वो उसको सुन भी सकता है, या तो फिर मैं प्रायर लेक्चर रख लूँ, और टाइम मिलता है आप लोगों को तो आप सुनिए, अदरवाइज रिकॉर्डिंग उसकी सुन सकते हैं। वी मैं वांट कदम, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग, हाँ हमको ऑनलाइन जो रिकॉर्डिंग है ना वो चाहिए, वो मिल गया ना तो हम हमारा हाँ, जो कन्वीनियंट टाइम है ना उसमें उसको देख सकते हैं, ठीक है, तो फिर मैं सुन कदम सर सकते से हैं। बात करती हूँ कि ऐसे ऐसे यूनिट बाकी है सर, तो मैं क्या करूँ, ऑनलाइन रिकॉर्ड करके ग्रुप में पोस्ट करूँ या क्या करूँ, जैसा भी होता है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में क्या मैं कंफर्टेबली बहुत अच्छे से पढ़ा सकती हूँ, आराम से एक एक पॉइंट कवर हो जाएगा आपका, इतना हार्ड एंड फास्ट भी नहीं होगा। हार्डली मुझे, मैं बताऊँ, नेक्स्ट 6 यूनिट मुझे 12 घंटे में कवर कर लूंगी मैं। ठीक है, सैटरडे संडे तो हमारा क्लास हो गई, कल नेक्स्ट, कल शायद मैं क्लास ना ले पाऊँ, वैसा ग्रुप पे मैसेज डाल दूंगी मैं। ठीक है, तो उस हिसाब मैम, से। हाँ जी, सैटरडे तो पॉसिबल नहीं होगा। सैटरडे कितने बजे से आप स्टार्ट करोगे? नेक्स्ट सैटरडे ना, वही 7 बजे का टाइमिंग रहेगा नेक्स्ट सैटरडे। ओके। हमारा क्लास से का टाइमिंग डिस्टर्ब नहीं होगा, वो तो रहेगा ही रहेगा।
ठीक है, बट ऑनलाइन क्लास में मैं एक्स्ट्रा क्लास एक्स्ट्रा जो भी रहेगा रिकॉर्ड करके आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, है ना? ओके, ओके ओके सिर्फ एक बार रिवीजन करके आ जाना, पहले 2-3 लेक्चर जितने भी रहेंगे उसकी रिवीजन कर लेना आप लोग, और फिर उस हिसाब से सैटरडे के क्लास में मैं ग्रुप पे उस हिसाब से पोस्ट करते जाऊंगी कि ये मेरा ऑनलाइन क्लास है। सेम यहाँ पे रिकॉर्डिंग तो होती ही है हमारी इजेड क्लास की, तो इजेड की रिकॉर्डिंग ही आपको वीडियोस मिल जाएंगे, तो कोई टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है? एक मैं ये ग्रुप जो पे टाइमिंग भी डाल दूंगी ये कि मैं इतने बजे से इतने बजे क्लास ले रही हूँ, अगर इफ पॉसिबल तो ज्वाइन हो जाना, नहीं भी हो रहे तो वेल एंड गुड, मैं वीडियो ग्रुप अपने अनाउंसमेंट वाले ग्रुप में डाल ही दूंगी साई केयर के, है ना? और जितना पोर्शन बचेगा वो सैटरडे संडे कवर अप कर लूंगी, है ना? ओके एक्चुअली कल का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया ना, कल मुझे क्या ट्रैवल करना है और मैं पहुंचू नहीं पहुंचू, ट्रेन लेट हो गई तो नहीं ले पाऊंगी मैं, और ट्रेन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी वही है। चलो कोई ना, देखते हैं, मैं 2-3 घंटे पहले बता दूंगी आपको। आज तो मैं पहुंच गई इसलिए 2 घंटे पहले इमीडिएट मैंने डाल दिया ग्रुप पे कि मैं पहुंच मतलब क्लास के लिए आ जाओ। वैसे ही कल भी अगर होता है मैं पहुंच गई 2 घंटे पहले तो ले लूंगी लेक्चर, ठीक है? ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, ठीक है? आज के जैसा हो गया तो बहुत ही वेरी गुड, ठीक है? सो विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज क्लाइमेट चेंज एंड इमर्जिंग इन्फेक्शियस एंड वेक्टर डिसीजेस। सी, ये जो आपका यूनिट है ये रिलेटेड है आपके एंड ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड, और कैसे इन्फेक्शन होता है एनवायरमेंट में, जितने भी माइक्रोब्स रहेंगे उनका इन्फेक्शन कैसे, वो लोग कैसे इन्फेक्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी को, वो सब हमें देखना है। तो वेक्टर डिसीजेस, ये सारी नई टर्मिनोलॉजीज आएंगी आपकी। जस्ट अ सेकंड, ओके? हेलो हाँ, वेट अ मिनट, वेट जस्ट। यस, दिस यूनिट रिलेटेड टू द ह्यूमन हेल्थ, ठीक है? जितने भी हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े उनका जो भी मैंने कई सारे ऑलरेडी बता दिए हैं। वाटर बॉर्न डिसीजेज होते हैं कई सारे आपके एयर बॉर्न डिसीजेज होते हैं, ऐसे कई सारे डिसीजेज हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होते हैं। बस हमें इस वाले यूनिट में बस यही देखना है एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी जिससे हम इन सबको खत्म कर सकते हैं, कौन कौन से इम्पैक्ट होते हैं ह्यूमन हेल्थ में, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लाइमेट चेंज की वजह से कौन से नए डिसीजेस आ रहे हैं, ठीक है? कौन से इमर्जिंग इन्फ्लुएंस इन्फेक्शन है और वेक्टर डिसीजेस कौन से हैं, ठीक है? तो हम सब लोग पहले देखेंगे व्हाट इज क्लाइमेट चेंज। सी, ये टॉपिक ऑलरेडी हमारा कवर हो चुका है एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल फैक्टर में, बट स्टिल अ क्विक रिव्यू। Climate change is the average weather of a region or area over a period of time. Okay. So, ये क्या आपका एवरेज वेदर चेंज कर देता है। फिर उसमें कौन कौन सी चीजें चेंज हो जाएगी, ह्यूमिडिटी चेंज होगी, प्रेसिपिटेशन चेंज होगा, जितना भी रेनफॉल है वो सब चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज होगा, विंड चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होगी, एयर प्रेशर भी चेंज हो जाता है ना? कई समय हमें देखने के लिए मिलता है एटमॉस्फेरिक नेगेटिव प्रेशर रहता है ना, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, ऐसा लगता है सांस नहीं आ रही, जैसे दिल्ली के लोगों को लगता है कई बार। तो एयर प्रेशर चेंज होता है। तो ये सारे फैक्टर हैं। अब इसके कॉजेज और कंसिक्वेंसेस देख लेते हैं, ठीक है? इट इज अ चेंज ऑफ क्लाइमेट विच इज attributed directly or indirectly to the human along with the natural activity, okay, that alter the composition of global atmosphere and which is observed over a comparable time period. It is climate change is not the thing which can be happen in a quick fraction of a second. It require a long period to change. क्लाइमेट को बदलना भी इतना आसान नहीं है, बहुत लंबा समय लगता है, कई सालों की मेहनत लगेगी तब जाके क्लाइमेट चेंज होगा। जैसे ह्यूमन एक्टिविटी 1800 में ज्यादा पीक पर थी, है ना? तब से क्लाइमेट चेंज होना शुरू हुआ है, तो वो धीरे धीरे कुछ सेंचुरी के बाद में देखने के लिए मिल रहा है।
और अब इतना उसका लॉक फेज आ चुका है कि सडनली पिक कर रहा है क्लाइमेट चेंज, है ना। गाड़ी स्टार्ट करने के लिए टाइम तो लगता है, पर एक बार शुरू हो जाती है तो बहुत जल्दी स्पीड लेती है। तो दिस इज लाइक अ क्लाइमेट चेंज हैपनिंग टू द अर्थ। कॉजेस एंथ्रोपोजेनिक और नेचुरल। एंथ्रोपोजेनिक जो या फिर ह्यूमन एक्टिविटी या मैनमेड एक्टिविटी से जो हो रहे हैं वो देखो तो सबसे पहले है डिफॉरेस्टेशन। रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो उसके वजह से जगह कम पड़ रही है। डिफॉरेस्ट कर लो, फॉरेस्ट को खत्म कर दो। अभी रिसेंटली अरावली का कितना बड़ा हुआ ना कि हमें हमारा फायदा चाहिए, हमें माइंस चाहिए, हमें वहां के जो भी अंदर जो भी क्या कहेंगे पहाड़ों के अंदर जो भी मिनरल्स है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम पूरा के पूरे पहाड़ी तोड़ रहे हैं, जो कि नेचुरल है। अरावली हिल्स कोई छोटी स्पैन के लिए नहीं, लंबे स्पैन के लिए। आपने देखे होंगे वीडियोस, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए माइंस करोगे और वो ठीक हो जाएगा, नहीं। इट इज अ परमानेंट डैमेज टू द अर्थ स्ट्रक्चर, है ना, एक परमानेंट डैमेज। इतने सालों से अर्थ है, इतने सालों से अरावली हिल्स है, सडनली उसको डिफॉरेस्ट कर, सडनली उसको खत्म ही कर दोगे तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं ना, है ना, स्ट्रक्चर ही खत्म हो जाएगा। तो उसके चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। इंक्रीज यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल कहाँ नहीं, जहां से चाहिए वहां से निकाल रहे हैं, उसके वजह से भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इंडस्ट्री, केमिकल फर्टिलाइजेशन से सॉइल इरोजन रैपिडली हो रही है, उसके वजह से भी रिडक्शन हो रहा है। नेचुरल देखो तो वोल्केनिक इरप्शन है, बहुत कम होते हैं, बट दीज आर द दीज आर वन ऑफ द कॉजेज फॉर द क्लाइमेट चेंज। फॉरेस्ट फायर, ठीक है, भले ही वो इनडायरेक्टली मैनमेड एक्टिविटीज से रिस्पॉन्सिबल है, बट स्टिल देयर आर द फॉरेस्ट फायर विच इज going on and which is harmful. We still called it as a because of nature, but it's not like that. टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ता है इसलिए बहुत जल्दी आग लगती है। इफ टेम्परेचर इज इन control position, then the chances of forest fire will be reduced. Then meteoroids, कहीं से meteoroids आ गया, उसकी वजह से मीथेन इमिशन फ्रॉम द एनिमल्स, जो भी एनिमल सड़ रहा है उसमें से मीथेन अगर आता है विच इज वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस, तो उससे भी क्लाइमेट चेंज होता है। नाउ द कंसिक्वेंसेस लाइक एक्सट्रीमिटीज इन अ टेम्परेचर, बोथ फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी। कई लंबे समय तक जो टेम्परेचर है वो एक जैसा रहता है, इंटेंसिटी भी, है ना, जैसे गर्मी बहुत ज्यादा है। चेंज इन प्रेसिपिटेशन, वो तो देख रहा है, हर साल बारिश को नया स्केड्यूल मिल रहा है, कभी भी हो रही है कभी भी जा रही है। लेस स्नोफॉल अभी देखो आप, कई सारे ऐसे जगह है जहाँ पे स्नोफॉल जिस टाइम पे होना चाहिए था नवंबर दिसंबर में, वो जनवरी भी शुरू हो गया, फरवरी भी शुरू हो गया, फिर भी वहां पे स्नोफॉल देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ओवरऑल वर्ल्ड ये सिचुएशन है। देन हाई स्नो मेल्टिंग रेट, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं। राइजिंग द सी लेवल्स, ऑब्वियसली ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो सी लेवल बढ़ेगा। हमारे जो भी अर्थ है उसमें इतना पानी था कि पूरी अर्थ पानी से कवर अप थी, ये तो आप लोगों को पता होगा, है ना। बिग बैंग के बाद में फिर जितनी भी अर्थ थी वो फायर थी, फिर धीरे धीरे ठंडी हुई, फिर पानी आया वहां पे, फिर नॉर्थ साउथ पोल के ग्रेविटी की वजह से वो पानी कॉन्सेंट्रेट हो गया और वहां पे बर्फ की शेप ले ली। अगर पूरा नॉर्थ और साउथ पोल पिघल गया ना जिस दिन, उस दिन पूरी अर्थ पानी से कवर अप हो जाएगी, कहीं पर भी रहने के लिए जमीन नहीं मिलेगी, ये एक चीज हो जाएगी, है ना। फिर कंसिक्वेंसेस देखो तो वही सी लेवल राइजेस, कंजम्पशन ऑफ पैटर्न मस्ट बी चेंज। तो ये कंसिक्वेंसेस बहुत सारे हैं इसमें, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ड्रॉट्स आ रहे हैं, ग्लेशियर स्नो मेल्ट हो रहा है, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, इमिशन बढ़ रहा है, तो इन सब की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है ना। ह्यूमन हेल्थ में, ह्यूमन मेंटेलिटी को डैमेज कर रहा है। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन ह्यूमन हेल्थ, सब वही एक्सट्रीम लेवल पे हम कई सारे जाने जो है हीट वेव के चक्कर में चली जाती, जो स्पेशली बेगर्स लोग होते हैं, जो रास्ते पर होते हैं, उनकी कई सारे चीज, उनको कई सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। नाउ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज इन एक्सपोजर टू द वेदर, extreme heat waves, extreme winter, both of the things have to be faced to the human. Mostly that human who is, who is very poor in condition, जो गरीब लोग हैं उनको ये चीज बहुत जल्दी फील होती है एज कम्पेयर टू अमीर लोग, है ना।
गरीब जो स्पेशली जो मजदूर हैं, जो जिनकी बस्तियां सड़क पे या झोपड़पट्टी में रहते हैं, उनको बहुत जल्दी हीट वेव फील होती है, क्योंकि ना तो पंखा है ना तो एसी है, तो हीट वेव तो फील होनी है। विंटर बहुत ज्यादा ठंड भी उनको ही महसूस होती है। हम क्या करते हैं, घर से निकलना भी है तो गाड़ी में एसी शुरू कर लिया है, फिर घर के अंदर भी आना है तो भी एसी शुरू है, तो हीट वेव का तो पता ही नहीं चल रहा है ना। जो एक्चुअली मजदूर है, जो किसान है, जो एक्चुअली खेत में जाके काम करता है, उसे पता चलता है मौसम कितना एक्सट्रीम कंडीशन में बदल रहा है। नाउ इंक्रीज इन फ्लड, साइक्लोन एंड ड्रॉट्स, ये चीजें तो कॉमन है। कहीं पर भी चक्रवात, इतने चक्रवात की न्यूज मैंने अपनी लाइफ में 2-3 साल में जितने सुने उससे पहले कभी भी नहीं सुने। बहुत ज्यादा बाढ़, एक्सट्रीम लेवल पे बाढ़ आ रही है, कहाँ कहाँ नहीं, वो केदारनाथ में, हिमाचल में, आसाम, कर्नाटका, केरला, एवरीवेयर देयर आर फ्लड्स। ड्रॉट्स बढ़ते ही जा रहे हैं। गुजरात का कई रीजन ऐसे जो ड्रॉट्स के, जो लाइन खींची गई थी ना कि हाँ यहाँ पर सूखा था, राजस्थान तो सूखा ही है, बट उसके बाद में गुजरात आते तो गुजरात का कुछ रीजन सूखे में आता था, लाइक कच्छ एंड ऑल द स्टफ। अब तो कई सारे रीजन ऐसे हैं कि जो सूखे में ही आ रहे हैं, है ना। बॉर्डर तो कहीं दूर तक पहुंच गई है। देन इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द एयर पोल्यूटेंट एंड एलोरोजेंस, एयर पोल्यूटेंट बढ़ रहे हैं। जो एलर्जेनिक जो एजेंट्स है एयर पोल्यूटेंट के, एलर्जेंस जो है, वो उनके नंबर्स बढ़ रहे हैं। इंक्रीज इन इन्फेक्शन एंड वेक्टर बॉर्न डिसीजेस, वेक्टर बॉर्न डिसीजेस को VBD भी कहा जाता है। VBD, V फॉर वेक्टर, B फॉर बॉर्न एंड D फॉर डिसीजेस, वेक्टर बॉर्न डिसीजेस, विल सी इन डिटेल। So what we need to change the climate? Okay, first we need to understand why the climate is getting changes, because of greenhouse gases, the climate change. So which will ultimately lead in a change in ecological phenomena or ecological cycle, every cycle. If the ecological cycle or ecological phenomena get changed, then it affect the vector, what we can say, proliferation. Okay, vector proliferation. Now what is vector borne और what is infectious diseases? Okay, emerging क्या हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। देखिए, अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो नॉर्मल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो जिसकी हमारे पास में इम्यूनिटी है, इतने सालों से जो क्लाइमेट का पैटर्न सेम था, तो इस वजह से वहां पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो एक ही तरह के हैं। तो ह्यूमन भी तो अर्थ के साथ, अर्थ के बाद में ही ह्यूमन की लाइफ भी साइड बाय साइड चल ही रही है ना। तो जितने भी नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन में माइक्रोब्स हैं, उसको रेजिस्ट करने के लिए ह्यूमन बॉडी बनी हुई है, वो इम्यूनिटी हमने बिल्डअप की है। अब क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ऑब्वियसली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी क्या होगा, वो भी चेंज होते जाएंगे, वो अपने हिसाब से उस क्लाइमेटिक वेदर को क्या करते जाएंगे, अडॉप्ट करते जाएंगे। अल्टीमेटली फिर उससे क्या हो जाएगा, क्लाइमेटिक वेदर को उस हिसाब से चेंज कर लिया और उसकी वजह से माइक्रोब्स भी चेंज हो गए। पर जो अब नया माइक्रोब्स डेवलप हुआ है, जो नए एटमॉस्फेरिक कंडीशन को अडॉप्ट कर लिया है, उसकी इम्यूनिटी हमारे पास में तो नहीं है ना, है ना। जैसे कि कोरोना वायरस इज द बेस्ट एग्जांपल, वो ऐसे सिचुएशन में डेवलप हुआ है, उससे ये वाला एटमॉस्फेरिक कंडीशन काफी फेवरेबल था, है ना, उसको ऐसा बनाया भी गया था। नो डाउट उसे हम लोग ह्यूमन मेड कहते हैं, कोरोना वायरस इज ह्यूमन मेड, ठीक है। तो कोई ना, बट वो ऐसा तो बनाया गया था कि वो कहीं पर भी सरवाइव कर सकता है, एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर, एक्सट्रीम लेस टेम्परेचर, ऐसी कोई दुनिया की कंट्री नहीं थी जहां वो मिला ना हो, हर जगह कोरोना वायरस था ही, है ना। तो ऐसे और उससे लड़ने के लिए ह्यूमन बॉडी बनी ही नहीं थी, वो तो उसका ही क्या होते गया, उसके ही जीन्स कन्वर्ट होते गए धीरे धीरे, फिर धीरे से वैक्सीन भी आई, इसलिए डेथ रेट कम हो गया। अदरवाइज हमारे पास तो इम्यूनिटी था ही नहीं ना उससे रिलेटेड। तो सेम चीज क्लाइमेट चेंज के बाद में भी होती है। ऐसा नहीं है हम जो बीमार हो रहे हैं, है ना, हम जाते हैं, हम अभी हमारे पास में इलाज है हर एक चीज का, एंटीबायोटिक ले लो, बट जो एंटीबायोटिक हम ले रहे हैं, हम बीमार हो रहे हैं तो किसी वायरस की वजह से बीमार हो रहे होंगे, है ना। कोई भी एक सम XYZ वायरस है, उसकी वजह से बीमार हुआ है, पता तो लग नहीं रहा है कौन सा वायरस है, कहाँ से आया है, कैसे आया है, बस हम बीमार हो रहे हैं, चलो अब डॉक्टर के पास जाएंगे, एंटीबायोटिक लेंगे। हाँ, तो डॉक्टर के पास गए और क्या कहते हैं डॉक्टर, अरे क्लाइमेट चेंज बदल गया है ना, मौसम बदल रहा है इसलिए बीमार हो रहे हो।
तो ये चीजें होती हैं, ये सारे वायरसेस की हमारे पास में इम्यूनिटी नहीं होती है. दैट्स व्हाई दिस इज वेरी वेरी नेसेसरी टू लर्न दिस टॉपिक अंडर द हेडिंग ऑफ एनवायरमेंट. नाउ, climate change acting via less direct mechanism would affect the transmission of many infectious diseases, especially water, food, and vector-borne diseases. For a vector-borne infection, the distribution and abundance of the vector organism and intermediate host are affected by various physical and biotic factor. Physical factor में आएगा temperature, precipitation, humidity, surface. और biotic factor में आएगा vegetation, host species, predator, parasites, human intervention, etc. ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो क्लाइमेट चेंज है वो क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है हर एक चीज को. उसकी वजह से क्या हो रहा है आपके डिसीज बढ़ रहा है. सॉरी, तो उसके वजह से क्या हो रहा है, आपके जितने भी इम्यूनिटी है वो कम है और डिसीजेस मल्टीप्लाई ही होते जा रहे हैं. और हर एक टाइम पे अब जो वायरस या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अपने को बेटर बनाने की कोशिश करता है ना. वो तो वो तो क्या कहेंगे, वो तो अर्थ का मैकेनिज्म ही है कि हर टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीसीज इवॉल्व होते जाएगी. राइट. Now, the emerging vector-borne. See, first of all, what is vector-borne diseases? It is an illness caused by the viruses, bacteria, or parasite transmitted to the human. Okay, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. डायरेक्टली मतलब जो कि नाक से गया या फिर डायरेक्ट पानी पी लिया जिसमें बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ है. ठीक है. और इनडायरेक्ट मतलब किसी और मीडियम की वजह से हुआ, जैसे मच्छर से मलेरिया हुआ, डेंगू हुआ, है ना. और बीच में वो आ गया था एक बर्ड फ्लू आ गया था, है ना. तो ये इनडायरेक्ट डिसीजेस हुए. डायरेक्ट में हम डायरेक्ट कंटेमिनेटेड चीजों से हम हमारे बॉडी में जा रही है. ठीक है. So it has been found that an increase in temperature would causes net increase in a geographical distribution of a particular vector organism. Obviously. ठीक है. हर जगह पे जैसे भी अर्थ का जियोग्राफी है, हर जगह पे अलग अलग वेक्टर्स मिलेंगे. जैसे कि मच्छर इंडिया में बहुत फेमस है. ऐसा नहीं है कि मच्छर हर जगह हर कंट्री में देखने के लिए मिल रहे हैं. नॉर्थ साउथ पोल पे एक्सट्रीम जहाँ पे ठंड है वहां देखने के लिए मिलते हैं, और जहाँ एक्सट्रीम हीट है वहां पे भी आपको मच्छर देखने के लिए नहीं मिलेंगे, है ना. तो जियोग्राफी इज द मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग पैरामीटर इन द प्रेजेंस ऑफ वेक्टर. Okay, or an organism which causes the what we can say which causes the infection or which causes the diseases. Okay, most of the vector-borne diseases exhibit a distinct seasonal pattern. It suggests that they are weather sensitive. Yes. ऐसा नहीं है वेक्टर बॉर्न डिसीजेस एक पर्टिकुलर मतलब 365 दिन में होगा. एक पर्टिकुलर टाइम है जब वो होता है. सीजनल पैटर्न देखने के लिए मिलता है, या तो बारिश के शुरू होने से पहले या तो बारिश के खत्म होने के बाद. जनरली डेंगू मलेरिया के केसेस ज्यादा मिलते हैं एज कंपेयर टू, आपको बहुत रेयर मिलेगा कि गर्मी में कोई डेंगू मलेरिया दिख रहा है ना. So it also climate change brings the changes in a life cycle of both vector species and pathogenic organisms. पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म में सब आ गया, फंगी, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरसेस एक्सेट्रा. क्लाइमेट चेंज सिर्फ ये नहीं है कि वेक्टर को भी इन्फ्लुएंस कर रही है, वो ऑर्गेनिज्म को भी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी इन्फ्लुएंस कर रही है. दिस इंक्रीजेस द पोटेंशियल ट्रांसमिशन ऑफ मेनी वेक्टर बॉर्न डिसीजेस सच एज मलेरिया, डेंगू, और यू कैन से लेशमानेसिस. ओके, और यू कैन से सैंड फ्लाई से जो होता है, जो कि डेजर्ट एरिया में देखने के लिए मिलती है. ठीक है. तो ये चीजें आपकी इन्फ्लुएंस तो करेगी ही. ट्रांसमिशन रेट पे भी इस चीज को क्या कहेंगे, इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिलेगा. उसके पोटेंशियल चेंज होगा. ट्रांसमिशन मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ जाना, है ना. मलेरिया के जो वायरसेस है वो ऑलरेडी मॉस्किटो में प्रेजेंट है, बट मॉस्किटो की बॉडी क्या है, उसको डिफेंड करने के लिए, क्या रेजिस्ट करने के लिए इम्यून है. मॉस्किटो इम्यून है मलेरिया और डेंगू के वायरसेस से, बट वो वेक्टर, मॉस्किटो वेक्टर क्या करता है, ट्रांसमिट करता है उसे, है ना, एक अपनी बॉडी से दूसरे की बॉडी में, है ना.
पर वो जो रेट है, जो ट्रांसमिशन की जो पोटेंशियल है, वो अगर एक टाइम पे ज्यादा रहेगी तो ही, अगर कोई एक मच्छर है किसी को काट लिया तो जरूरी नहीं है उसी टाइम पे उसको डेंगू मलेरिया हो जाएगा, क्योंकि जो मॉस्किटो के पास में डेंगू मलेरिया का वायरस है वो सफिशिएंट अमाउंट में उसे उस बॉडी में इंजेक्ट करना है, और सफिशिएंट पोटेंशियल का भी इंजेक्ट करना है कि हाँ इससे होगा ही, एक भी गया तब भी हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये जो ट्रांसमिशन रेट है इसमें भी बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट करती है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गंदगी बढ़ रही है, मच्छर बढ़ रहा है, लंग्स खराब हो रहे हैं, ये वो पिक्चर बताती है। Now climate change may also pose the threat of the waterborne and foodborne infectious diseases. Yes, of course. जो हम सोचते हैं कि दही जो है वो 12 घंटे में जम जाता है, आजकल दही 6 घंटे में ही जम जाता है ना। ठंड के दिनों में थोड़ा लेट जमता है, बट क्या कहेंगे, गर्मी के दिनों में तो 6 घंटे में ही खट्टा हो जाता है दही, है ना। क्यों हो रहा है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। किचन में तो हर किसी के एसी नहीं रहता है, किचन में अगर आप रखोगे नॉर्मल दूध को तो जल्दी दही बन जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि पहले जैसा नहीं रहा ना कि वाटर बॉर्न डिसीजेस का जो खतरा था या फिर फूड बॉर्न जो डिसीजेस है उसका जो खतरा है वो अभी ज्यादा बढ़ गया है एज कम्पेयर टू बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, यू कैन से। ऐसा तो नहीं कहूंगी कि पहले के टाइम से अभी ज्यादा है, नहीं, क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसा हुआ है, जब से क्लाइमेट चेंज होना शुरू हुआ है। Change in precipitation, humidity, salinity, temperature have a great effect on the quality of water use, drinking, recreation and commerce. See, जो भी प्रेसिपिटेशन हो रहा है, जो भी ह्यूमिडिटी है और पानी की जो साल्टनेस है और टेम्परेचर है, उससे वाटर की क्वालिटी पे बहुत ज्यादा हैम्पर होता है ना। हम कहते हैं बारिश में नदियों का पानी सबसे साफ होता है ना, बारिश में सबसे ज्यादा गंदा होता है, गर्मी में सबसे साफ होता है और एक्सट्रीम ठंड में सबसे साफ होता है, वहां पे माइक्रोब्स के कॉन्सेंट्रेशन कम से कम रहेंगे, है ना। Moving toward heavy rainfall along with the floods have been associated with waterborne diseases outbreak. See, heavy rainfall मैंने बताया along with flood, क्या होता है इसमें, पानी का एक स्पेसिफिक लाइनिंग होती है, नदियों की ना एक लाइन होती है कि हाँ यहीं से बहना है, ये ऐसे ही बहना है ना। तो ऑलरेडी बहुत सालों से वहीं से नदियां बह रही हैं, रिवर बह रही हैं, ठीक है। तो वहां पे जनरली माइक्रोब्स का कॉन्सेंट्रेशन ना के बराबर है, सालों से बह रही है ना, साफ कर दिया, क्योंकि रिवर को सेल्फ क्लींजिंग, क्या कहेंगे, सेल्फ क्लींजिंग टेक्नोलॉजी का, नेचुरल सेल्फ क्लींजिंग टेक्नोलॉजी का बेस्ट एग्जांपल है रिवर, तो वो साफ ही रहती है। बट अगर फ्लड आ रहा है तो फ्लड का पानी कहीं से भी बह रहा है, नालों से बह रहा है, घर के जो वेस्ट है, रोड का वेस्ट है, रोड में जितना भी कूड़ा कचरा है वहां से भी बह रहा है फ्लड का पानी, फिर वो नदी में मिक्स हो रहा है, रिवर में मिक्स हो रहा है, तो ऑब्वियसली द पोटेंशियल ऑफ वाटर बॉर्न डिसीजेस आर गोइंग टू बी इंक्रीज, ओके, इट गोइंग टू बी आउटब्रेक। सो फ्लड्स, heavy rainfall along with the floods is the very damaging cause for the waterborne diseases. Now, temperature also influence the occurrence of the bacterial agents, survival and viral pathogens. See, टेम्परेचर भी बहुत बड़ा फैक्टर है ऑब्वियसली, इसको तो मैंने पहले भी बताया। इट मे लिमिट access to the water for drinking, sanitation, increase the concentration of pollutant and reduce the self cleansing capacity of the sewers. सी, बहता हुआ पानी, हमने सुना है ये चीज, बहता हुआ पानी हमेशा साफ होता है, सीवर में भी पानी बह रहा है ना। बहुत, हम यहाँ का अगर किसी का घर है सपोज, उसके घर से 12 किलोमीटर की दूरी पर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, तो 12 किलोमीटर तक उसका घर का पानी वहां से बहकर जा रहा है। ऑक्सीजन जो है एयर का, सीवर में जितना भी ऑक्सीजन ट्रैप है वो मिक्सअप होते जा रहा है बहते समय, तो वो क्या हो रही है, सीवर का पानी अपने आप जब तक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचेगा तब तक काफी ज्यादा साफ हो चुका होता है ना, फिर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में और भी ज्यादा साफ हो जाएगा। बट जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो कि टेम्परेचर है, वो क्या कर रहा है, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उसका डिसोल्यूशन इनटू द वाटर और डिसोल्यूशन इनटू द वेस्ट वाटर, दैट परसेंटेज इज गोइंग टू बी मिनिमाइज्ड ड्यू ऑफ द टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, है ना। एक पर्टिकुलर नॉर्मल टेम्परेचर रहता है अर्थ का, उसी के हिसाब से जो भी, क्या कहेंगे आप, जो भी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो डिसॉल्व होता है, ये फ्लक्चुएट हो जाएगा।
तो उसकी वजह से भी सीवर की सेल्फ क्लींजिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो जो कैलकुलेट किया है, जिस हिसाब से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डिजाइन किया गया है, उसकी ट्रीटमेंट की इफिशिएंसी कम हो जाएगी। फिर वो जो ट्रीटेड पानी है वापस वो किसी वाटर बॉडी में हम डिस्पोज कर रहे हैं, अल्टीमेटली दैट वाटर बॉडी गेट कंटामिनेटेड, आइदर यू आर डिस्पोजिंग इन अ लेक, pond or anywhere else like river, anywhere that will be hamper. Okay, so these are the direct and indirect causes of the which is influencing the diseases. Okay, it causes diseases like diarrhea, cholera, infection, eye infection, common cold, typhoid and many more, जिसकी लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होगी। बस नाम बताओ, हाँ ये तो इसी की वजह से हुआ है। Now direct climatic changes affect onto the disease vector. Obviously जो है temperature, global wind, precipitation, changes in relative humidity, ठीक है, एक एक को हमने डिटेल में देखा है। Now list of major vector borne diseases, सबसे पहले आता है मलेरिया, ठीक है, ये तो इसका वेक्टर है, इसका वेक्टर का नाम सबको पता है, मॉस्किटो। प्लेग अभी नहीं है देखने के लिए, बट दैट इज वन ऑफ द वेक्टर बोर्न डिसीजेस। ऐसे कई सारे हैं, रिफ्ट वैली फीवर जो अफ्रीका में देखा गया है, डेंगू फीवर एशिया में देखा गया है, ऑस्ट्रेलिया में देखो तो रॉस रिवर वायरसेस, ऐसे कई सारे कंट्रीज के कई सारे क्या कहेंगे डिसीजेस हैं। येलो फीवर अफ्रीका में था, अभी कई हमने देखा कि वो इंडिया में भी एक दो केसेस देखने के लिए मिले थे, है ना। चिकनगुनिया बीच में आया था, है ना, चिकनगुनिया जिसमें हाथ पैर बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं, एकदम पैरालाइज जैसे। तो ये कई सारे वेक्टर बॉर्न डिसीज है, आप आराम से एक एक के नाम पढ़ सकते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, एक अगर केस स्टडी देखो तो डेंगू केसेस इन नेपाल, जो कि बहुत ही पास में है इंडिया के, ये काफी पुरानी स्टडी है, बट स्टिल देखो 2013-14 में तो बहुत कम था रेट डेंगू का, है ना। 18 तक भी ठीक है, एक बार का सोचा जा सकता है, बट 2008 अगर 18-19 में देखो तो केसेस इतने ज्यादा बढ़ गए, 3500 तक, और उसके बाद में फिर वो रेशो बढ़ते ही जा रहा है, सेम वाइल इंडिया का भी। तो कंक्लूजन ये है कि क्लाइमेट चेंज होने मत दो, तो पैरासाइट डेवलप नहीं होंगे, वेक्टर बॉर्न डिसीजेस डेवलप नहीं होंगे, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द सेम यूनिट व्हिच इज रिलेटेड, सॉरी, now which is related to the vector borne. Now we're going to see the vector borne. See, already climate change मैंने बता दिया है। Now vector borne diseases जो आपके इसमें दिया हुआ है VBD, है ना, तो उसके रिलेटेड देखो। सबसे पहले क्लाइमेटिक चेंज, क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी, अर्बनाइजेशन, एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन, लैंड यूज, वाटर स्टोरेज फॉर इरिगेशन, एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड ह्यूमन मूवमेंट एंड इन्वेसिव वेक्टर एंड पैथोजन, ये सारी जो चीजें हैं वो इन्फ्लुएंस करती है वेक्टर बॉर्न डिसीजेस को। यही डिफाइन करेगी किसी भी एरिया का स्टेटस ऑफ VBD, ठीक है। नाउ एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन अगर आप देखो तो जो भी ग्रीन हाउस गैसेस है, जैसे कि वाटर वेपर, CO2, मीथेन, NO एंड सम इंडस्ट्रियल गैसेस लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन विच कीप द अर्थ वार्म, ओके, ये अर्थ को क्या रहती है, गर्म ही करने की कोशिश करती है। सो व्हाट वी कैन से द कंसंट्रेशन ऑफ दीज गैसेस इज रेजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी से ही मैक्सिमम चीजें हो रही है। हाँ, वाटर वेपर और मीथेन नेचुरल से भी होता है, समुद्र का पानी का बाष्पीभवन हो गया, और मीथेन गैस कोई कुछ चीज सड़ रही है एनारोबिकली इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो फिर मीथेन गैस होती है, बट रेयर केस में। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, लाइफस्टाइल एंड लीकेज ऑफ द कोल बेड्स, ये सारी चीजें क्या करती है, ग्रीन हाउस गैसेस को इफेक्ट करती है। अगर अर्थ गर्म मिली तो एक क्या हो गया, वो ओवन हो गया एक तरह से, है ना। ओवन क्या करता है आपका, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जो भी आपकी अर्थ है वो गर्म हो गई, तो वो एक ओवन हो गया। ओवन में सबसे अच्छे माइक्रोब्स डेवलप होते हैं। आप लड़कियां नहीं है अपने क्लास में, नहीं तो लड़कियों से पूछो, जब इडली का बैटर हमें फर्मेंट करना होता है ना किसी कोल्ड कंट्री में, जैसे कि लंदन हो गया, है ना, और यूनाइटेड किंगडम के कई सारे कंट्रीज जो हो गए, या फिर दिल्ली में जब ठंड का मौसम होता है वहां इडली बनानी पड़ती है, तो वो लोग पता है क्या करते हैं, इडली का बैटर पीस लेते हैं और उसको लेते हैं और बंद ओवन में उसको रख देते हैं।
अवन शुरू नहीं करना पड़ता है, बट अवन में ऐसा एक एटमॉस्फेयर बनाया हुआ रहता है जो टेम्परेचर मेंटेन करता है ना। तो उसके वजह से क्या होता है, ऑलरेडी वो फर्मेंट होना शुरू हो जाता है। सेम चीज है, सेम चीज जो है वो अर्थ के साथ हो रही है। वो क्या करता है, वो वीबीडी को बढ़ा देता है, ठीक है, वेक्टर बॉर्न डिसीजेस। डायरेक्टली तो हमें देखने के लिए नहीं मिलता है, बट इनडायरेक्ट ये चीज होती ही है ना। इडली का बैटर, कई लोग सवाल पूछेंगे, इडली का बैटर बंद ओवन में कैसे क्या फर्मेंट हो जाएगा, कैसे क्या बिल्कुल हमें जैसा चाहिए वैसा मिल जाएगा। वो डायरेक्टली नहीं दिखेगा, बट इनडायरेक्टली अगर हम कोई वहां पे थर्मामीटर रखें या कुछ रखें और फिर देखें कि हाँ ये पर्टिकुलर माइक्रोब जो इडली का बैटर फर्मेंट करते हैं वो इसी टेम्परेचर की वजह से रेगुलेट होता है, तो क्या कहेंगे, हाँ तो ये तो साबित हो जाएगा, है ना। कई सारी कुकिंग टिप्स मैं देखती रहती हूँ, तो वहां से मुझे ये समझ में आया। तो सेम चीज है, सेम अर्थ भी अगर ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से गर्म हो रही है, तो वो एक अवन जैसी बन गई ना। ऊपर से भी गर्मी आ रही, नीचे से भी अर्थ का सरफेस गर्म हो रहा है, एक अवन जैसा बन गया है वो, है ना। एटमॉस्फेयर की जो लेयर है वो एक अवन जैसी बन गई, तो वेक्टर बॉर्न डिसीजेस ऑब्वियसली बढ़ने वाले हैं। Now, increase in CO2, plant produces more foliage. Okay, provide more favorable microclimatic for insect and vectors. ठीक है, plant growth season will be extended, effectively increasing the duration of favorable microclimates. Larger plant provide more humidity shelter for insect and vector pathogens. इसको अगर आसान भाषा में समझो तो कहते हैं जंगल में कीड़े मकोड़े और मच्छर बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? एक तो CO2 प्रोड्यूस ज्यादा करते हैं, फिर उनके जो सरफेस होते हैं वो माइक्रो क्लाइमेट के लिए बहुत सही होते हैं। लीफ के जो सरफेस होते हैं, प्रॉपर ह्यूमिडिटी रहती है, लार्जर अगर प्लांट्स है तो काफी सारा शेल्टर प्रोवाइड हो जाता है। तो इस तरीके से जंगल में आप जाओगे तो मच्छर बहुत रहेंगे, इसीलिए कहते हैं ना जब जंगल सफारी करते हैं ना कोई, या फिर फॉरेस्ट विजिट होती है, तो है ना हम लोग क्या एक ऐसा कुछ सोल्यूशन लगा लो जिसके वजह से मच्छर वगैरह कीड़े मकोड़े दूर रहें, ठीक है। Then higher water table and soil moisture content will increase in the frequency of pool and open water that provides suitable habitat for the mosquito. हाँ, कहीं पर भी ओपन डब का है तो वहां तो मच्छर के कीड़े मिलेंगे, लार्वा जिसे कहते हैं। Now there is a difference between weather and a climate. Weather is a continuously changing condition of the atmosphere, usually considered on a time scale that extends from minute to the week. But climate is an average state of lower atmosphere and associate characteristic underlying the land or water in a particular region, usually spanning at least several years. ठीक है, यही डिफरेंस है वेदर और क्लाइमेट को डिफाइन करने के लिए। वेदर कंडीशन बस थोड़ी देर के लिए ही रहती है, बट क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहती है, ठीक है। Statistical analysis to separate solar anthropogenic influence implied that 60% of the warming in at least 140 years was due to the human activity. ठीक है, जितना भी पिछले 140 साल में क्लाइमेट चेंज हुआ है वो ह्यूमन एक्टिविटी के वजह से ही बदला गया है, ये तो क्लियर है, ठीक है। द इंक्रीज इन टेम्परेचर विल इंटेंसिफाई द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ओके, टेम्परेचर अगर ज्यादा बढ़ रहा है तो वेपराइजेशन ऑफ वाटर विल गोइंग टू बी इंक्रीज, which is known as evaporation. Ultimately it leads into the heavy rainfall, but not all over the earth. पूरे के पूरे अर्थ पे हैवी रेनफॉल नहीं होगा, कुछ रीजन होंगे जहाँ पे हैवी रेनफॉल होगा, इसीलिए बारिश में आजकल कई ज्यादा फ्लड देखने के लिए मिल रहा है। हर जगह देखने के लिए नहीं मिलते, पर कहीं कहीं तो बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है, हैवी रेनफॉल हो रहा है, ठीक है। इट इज एस्टिमेटेड दैट एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर विल राइजन बाय 1 to 3.5 डिग्री सेल्सियस बाय 2100, इंक्रीजिंग लाइफ लाइवलीहुड ऑफ मेनी वेक्टर बॉर्न डिसीजेस। ठीक है, तब तक तो कोई जिंदा बचेगा ही नहीं। अगर 3.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया ना टेम्परेचर, तो ग्लेशियर पूरा मेल्ट हो जाएगा और पूरा अर्थ पानी से डूब जाएगा। वो जो हमारे पुराणों में कहा गया है ना कि पाप ज्यादा बढ़ेगा तो धरती डूबेगी ही डूबेगी, है ना। तो यही हो रहा है, और क्या। एक ना एक दिन धरती को डूबना ही है अगर इमीडिएट एक्शन ना लिया जाए तो, है ना। तो इसी तरीके से होगा। उन्होंने भी कुछ कैलकुलेट करके ये कहावत लिखी होगी, कहावत नहीं मतलब सेंटेंस दिया होगा। नाउ द मॉस्किटो स्पीसीज, ओके, ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है,
आपको स्पीसीज के। मॉस्किटो आर वेरी सेंसिटिव टू द टेम्परेचर चेंजेस, है ना। लार्वा मैच्योर फास्टर इन हायर टेम्परेचर। जो मॉस्किटो क्या करते हैं, अंडे देता है पहले, फिर अंडे में से छोटी सी लार्वा निकलती, क्या कहेंगे उसका जो स्ट्रक्चर है, वो लार्वा कैसे बताऊं, इल्ली के जैसा रहता है ना, बट वो बहुत टाइनी रहती। समटाइम्स इट इज विजिबल टू द आई बट समटाइम्स नॉट, ठीक है। देन अडल्ट फीमेल मॉस्किटो डाइजेस्ट द फूड फास्टर एंड फीड मोर फ्रिक्वेंटली इन अ वार्मर क्लाइमेट। वार्मर क्लाइमेट तो फेवरेट है मॉस्किटो के लिए, है ना। Malaria parasite complex extremely incubation fast within the female mosquito as the temperature rises, increasing proportion of the infectious vector. Obviously उसकी तादाद बढ़ेगी तो उतने ही ज्यादा vectors बढ़ेंगे. Increased precipitation may increase the number and quality of the breeding sites of the vector and density of the vegetation, increasing availability and resting sites. See, जितना ज्यादा बारिश होगी उसकी क्वालिटी अलग अलग होते जाएगी। कभी बहुत बारिश के जो मच्छर होते हैं वो हाईली डेंजरस होते हैं, है ना। उनका साइज भी बहुत लंबा बड़ा अच्छा खासा होता है। हाँ, टेम्परेचर एक मेजर रोल है उनके फर्टिलाइजेशन के लिए, उनके नंबर मल्टीप्लाई होने के लिए। बट अगर आप बारिश में देखो तो उनका जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा अच्छा हट्टा कट्टा वाला रहता है ना। ये एक अलग चीज है। नाउ क्रिटिकल फैक्टर लाइक ड्रेनेज वाटर सप्लाईज। हाँ, ड्रेनेज अगर आपका प्रॉपरली डिजाइन है तो ये जो मच्छर की तादाद है वो कम होती है। हम कहते हैं ना घर तो इतना साफ है, पता नहीं मच्छर कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। ये जो अंडरग्राउंड पाइपलाइन डली है ना, है ना, हर एक घर में डली है अंडरग्राउंड पाइपलाइन, वहीं से मच्छर आ रहे हैं। वो वहां से पैदा होते हैं और जहां से भी उनको बाहर निकलने का रास्ता मिलता है वो वहां से बाहर आ जाते हैं। कई सारे मच्छर तो पाइपलाइन से, ड्रेनेज, आपकी किचन सिंक के जो ड्रेन या बाथरूम के जो ड्रेन होते हैं वहां से आ जाते हैं, है ना। और वाटर सप्लाई अगर कंटेमिनेटेड रही तो सिर्फ सीवर में नहीं, वाटर सप्लाई की लाइन में भी मच्छर देखने के लिए मिलेंगे। वो तो सबसे बेस्ट उनको क्या कहेंगे, सबसे बेस्ट जगह है। क्योंकि सीवर्स में क्या है, सिर्फ मच्छर नहीं दूसरे भी ये स्पीसीज जो है वो वहां पे रहती हैं, तो मच्छर का वहां पे मल्टीप्लाई होना बहुत मुश्किल होता है। पर पानी में ऐसा नहीं ना, पानी में दूसरी कोई चीज ही नहीं है, तो वहां पे ऑलरेडी क्या होता है, मच्छर बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो अगर कंटेमिनेटेड हो जाए वाटर सप्लाई लाइन बिकॉज ऑफ एनी स्पीसीज, okay, then it will be the very, what we can say, alone system to grow for individual microorganism or individual vector, ठीक है। then poverty, ये तो क्या कहेंगे हम लोग, I'll read it out. No necessary infrastructure for the safe storage and distribution of the water and drainage of the wastewater. Provide a safe place for vector breeding. Okay. Now land use and biodiversity. See, deforestation हो रहा है, ठीक है, तो may increase the breeding of sun loving, what we can say, Anopheles vector of the malaria in Africa. Then may reduce the incident like lymphatic filariasis by expose the mosquito breeding site to the sunlight in Indonesia. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि डिफॉरेस्टेशन सिर्फ क्या करता है, आपके बैक्टीरिया को, वेक्टर को बढ़ाता है, बट ऑल्सो कई सारे वेक्टर ऐसे हैं जो सनलाइट के एक्सपोज में आके खत्म भी हो जाते हैं, है ना। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी इंक्रीजेस ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ and it will need for the deforestation, water storage, supply and distribution of the human consumption and irrigation. This development affect the opportunity of availability of the breeding by the vector borne diseases. ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी हुई ना। आप फॉरेस्ट काट दो और ज्यादा से ज्यादा वाटर सप्लाई, ज्यादा से ज्यादा सीवर बना लो, है ना। उतनी जितना ज्यादा आपका पॉपुलेशन ग्रो होगा उतनी ज्यादा गंदगी होगी। एक ह्यूमन बीइंग ऑन एन एवरेज 80 से 90 लीटर वेस्ट वाटर जनरेट करता है पर डे। 80 to 90 लीटर वेस्ट वाटर जनरेटेड बाय द सिंगल ह्यूमन बीइंग इन अ सिंगल डे। तो सोचो इतना ज्यादा पॉपुलेशन है, सिटी का देख लो लाखों में होता है, अगर इंडिया का देखो तो अभी 140 करोड़ के आसपास हम लोग पहुंच चुके हैं। तो सोचो कितना ज्यादा वेस्ट वाटर हम लोग जनरेट कर रहे हैं। और वो वेस्ट वाटर आ कहाँ से रहा है, कहीं ना कहीं से तो कंज्यूम ले रहे हैं, वाटर कंज्यूम कर रहे हैं,
है ना? तो ये सब एक्टिविटी इंक्रीज कर देती है किसी भी वेक्टर को ग्रो करने के लिए, उसके फेवरेबल कंडीशन दे देती है. This development affect the opportunity available for the breeding by the vector diseases with change in land use come in fragmentation of the habitat, loss of biodiversity and alteration of the existing vector host parasite relationship. जैसे ही अर्बनाइजेशन, जैसे ही लैंड का यूज अलग अलग तरीके से हो जाता है, जो वेक्टर और होस्ट का रिलेशनशिप है वो ज्यादा एक्सपोज हो जाता है. गांव में देखो आप, गांव की बायोडायवर्सिटी और जो शहर की बायोडायवर्सिटी है, देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन दैट. वी नीड अ सीवर, to carry out the wastewater and convey it to the point where it is going to be treated. But in a small villages, उन सब का ये सब फंडा नहीं है. या मैक्सिमम अगर छोटे शहर, छोटे गांव देखो आप, सबसे छोटे गांव, नॉट वेली डेवलप, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेल डेवलप्ड विलेज, जो सदियों से पुराना सिस्टम चला आ रहा है, वो क्या करते हैं, जितना भी गंदा पानी है वो वहीं खेतों में ही छोड़ देते हैं, है ना? सेप्टिक टैंक है, बट सेप्टिक टैंक में उनका सिर्फ फीकल मैटर ही जाते हैं. बाकी जितना किचन वेस्ट, जितना बाथिंग वेस्ट, जितना उनका क्लॉथ वॉशिंग वेस्ट, जितना भी वेस्ट वाटर हो रहा है, वो सब लैंड पे जा रहा है. गांव में मच्छर कम है शहर से ज्यादा. गांव के लोगों से पूछो, वो आएंगे तो कहेंगे तुम्हारे शहर में बहुत मच्छर है, बाहर खड़े नहीं रह सकते कहीं पर भी. घर की बात अलग है, घर में तो, गांव में भी, घर के गांव में मच्छर नहीं रहते, पर गांव में हम टहल सकते हैं शाम और सुबह के समय में. मॉर्निंग वॉक में आप कभी जाओ किसी अच्छी हरी भरी एरिया में, तो इतने मच्छर काटेंगे. और शाम में भी किसी गार्डन में किसी बच्चे को ले जाना हुआ तो देखना कितने मच्छर होते हैं. तो ये जो वेक्टर और होस्ट का जो रिलेशनशिप है, ये बायोडायवर्सिटी की वजह से बदल जाता है ना? इस एग्जांपल से हमें देखने के लिए मिलता है. नाउ इंडस्ट्री, सेम थिंग हैपन, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर पोल्यूशन. जितना भी पोल्यूशन हो रहा है, जितना भी हम प्लास्टिक, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, सभी जो वेक्टर है उनको अलग अलग क्या मिल रहे हैं, इफेक्ट देखने के लिए मिल रहे हैं. ठीक है, सो दीज आर वन ऑफ द थिंग. Now coming towards the trade and travel. Okay. So we'll take a 5-minute gap. Is it okay for everyone? Hello? Yes. Yes, ma'am. Okay, Yes, we'll ma'am. take 5-minute gap and then later we Yes, share. ma'am. Yes. We'll start. Okay. Yes, ma'am. Okay, ma'am.
Okay, shall we continue now? So here are the next Yes, ma'am. related to the vector-borne. See, trade and travel. ट्रेड और ट्रैवल का तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो प्लेग हुआ था, है ना? कहाँ उसका बॉर्न हुआ था और कहाँ कहाँ कौन कौन से देशों में फैल गया था। आई थिंक यूरोपियन कंट्रीज से फिर समुद्र के रास्ते से आते आते वो एशिया तक आया था, है ना? मिडल ईस्ट तक फैल गया था फिर। तो इस तरीके से ट्रेड ट्रैवल इन्फ्लुएंस करता है। ये क्या एग्जाम्पल हुआ? 1 million people are reported to travel internationally each day. कोरोना वायरस भी ऐसे ही फैला था, है ना, एक शहर से दूसरे शहर में। And 1 people travel from developed to developing countries. International trade and in merchandise has increased 3 to 4-fold over the period from 1980 to 2000, with most of the increase occurring in Asia, where there was a 5-fold increase in value of export. ठीक है, जो एशिया है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, और क्या कहेंगे, वर्ल्ड ट्रेड का सेंटर है एशिया। ओवरऑल एशिया का जो कॉन्टिनेंट है वो पूरा। This movement has potential to spread the diseases, pathogens, and their vectors over a long distance. See, pathogens जैसे कि कोरोना वायरस फैला, वेक्टर जैसे कि जो माउस से प्लेग हुआ था, वो जो वेक्टर है वो हर जगह घूमा, है ना? तो इस तरीके से ट्रेड एंड ट्रैवल इन्फ्लुएंस करता है। ये कई सारे एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ द ग्लोबल चेंजेस ड्राइव्स द what we can say drives to drive the vector-borne diseases and their potential biological effect. ये कुछ एनालिस्ट की गए हैं, ठीक है, कि कौन कौन से ग्लोबल चेंजेस में कौन कौन से वेक्टर बॉर्न डिसीजेस होते हैं और उनके इम्पैक्ट क्या है। आप चाहिए तो डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। नाउ मलेशिया एक्सपीरियंसेस। मलेशिया में भी एक हमने बीच में देखा था, है ना, बुर्गी मलाई करके एक बुर्गी मलाई कहते थे, बुर्गिया मलाई है जो भी वो था, है ना, वो डिसीज फैल रहा था। उसको नाम दिया गया फ्लैरासाइस, जो कि हुआ था ये जो मैनक्रोफिटी और बुर्गिया मलाई, ये दो स्पीसीज की वजह से। द मेन स्पीसीज ऑफ द पैरासाइट इन मलेशिया आर periodic and subperiodic strains of Murgia malai. Periodic refer to the habitat of the microfilaria migrating to peripheral blood at a certain distinct time and certain distinct time of the day. पीरियडिक में वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर पीरियड में ही ट्रैवल करेगी, उसी पर्टिकुलर पीरियड में ही क्या कहेगी, एक्टिव होगी। बट सब पीरियडिक में ऐसा नहीं है। पार्शियल नॉक्ट्रल आर आल्सो फाउंड इन अ पेरिफेरल सर्कुलेशन थ्रू आउट द 24 आवर साइकिल। ठीक है, सब पीरियडिक में वो कहीं कहीं पर भी कोई भी समय में 24 आवर्स की वो साइकिल देखने के लिए मिलेगी। ये जो बुर्गिया मलाई है, इसे आइडेंटिफाई करना ही बहुत मुश्किल हो गया था, फिर धीरे धीरे इसमें क्योर आया। ठीक है, तो ये एक केस स्टडी है। डेंगू की अगर आप केस स्टडी देखो तो सेम चीज मलेशिया में, इंडिया में भी देख सकते हो कि डेंगू की केस स्टडी। ठीक है, सेम चीज क्लाइमेटिक फैक्टर अफेक्ट करते हैं। नाउ फ्रेमवर्क फॉर डिजाइनिंग द एडेप्टेशन ऑप्शन। क्या ऑप्शन हो सकते हैं कि हम ये जो वेक्टर बॉर्न डिसीजेस है इससे हम मिटिगेट कर सकते हैं। एडेप्टेशन इज अ प्रोसेस बाय विच पोटेंशियल इम्पैक्ट आर रिड्यूस बाय अप्लाइंग द रेंज ऑफ मैनेजमेंट ऑप्शन। सिर्फ मैनेज करना होता है और हम सिर्फ इम्पैक्ट रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है वेक्टर कंट्रोल। ठीक है, वेक्टर कंट्रोल में जो भी आजकल हम मॉस्किटो को जैसे एग्जांपल ले लो, तो कंट्रोल करने के लिए जो म्युनिसिपैलिटी है उनके लोग वो स्प्रे लेके घूमते हैं, है ना, और हर जगह पे स्प्रे करते हैं। तो वेक्टर कंट्रोल इज द फर्स्ट मैनेजमेंट टेक्निक टू गेट रीड ऑफ दिस वीबीडी डिसीजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल, बायोलॉजिकल और ट्रैपिंग एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट टेक्निक। केमिकली उसे वेक्टर को कंट्रोल करो, बायोलॉजिकल कोई दूसरा स्पीसीज लेकर आओ। जैसे मच्छर को लार्वा जहां जहां पैदा होते हैं वहां पे एक पर्टिकुलर फिश आती है ना, गप्पी जिसे कहा जाता है आम भाषा में, लोकल लैंग्वेज में, वो ये लार्वा को खा जाती है। तो मच्छर ही होना कम हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं अगर किसी के घर में कहीं स्टोर पानी है तो वहां पे फिश डाल दो तो मच्छर नहीं होंगे। देन ट्रैप करो, ठीक है, अलग अलग एनवायरमेंटल मैनेजमेंट टेक्निक्स अप्लाई करो तो जिसकी वजह से वेक्टर का कंट्रोल हो सके। देन टारगेटिंग द पैथोजेंस, कीमोथेरेपी और वैक्सीन्स। ठीक है, कीमोथेरेपी आजकल जनरली
इसके लिए हो रही है, कैंसर्स के लिए, है ना। या तो फिर वैक्सीन डेवलप करो, हर किसी चीज के लिए वैक्सीन है, चिकनगुनिया के लिए, प्लेग के लिए, पोलियो के लिए, वो सब, उन सब से लड़ने के लिए वैक्सीन है, प्लेग के लिए वैक्सीन है। नाउ सक्सेसफुल कंट्रोल ऑफ वेक्टर बॉर्न डिसीज डिपेंड्स ऑन द 3 कैपेसिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफेक्टिव सर्विलेंस टू प्रोवाइड अ फीडबैक ऑन प्रोसेस। अगर अच्छे से सर्विलेंस नहीं होगा तो जो भी आप उसकी रेमेडी बना रहे हो वो जरूरी नहीं है वो वैलिड होगी। जैसे कि कोरोना की वैक्सीन, उसके साइड इफेक्ट्स देखने के लिए मिल रहे हैं क्योंकि सर्विलेंस अच्छे से नहीं हुआ। कम्युनिटी ओनरशिप ऑफ द न्यू मेजर्स, ठीक है। हर एक कम्युनिटी को नया जो भी रेमेडी, जो भी मिटिगेशन के लिए मेजर्स आ रहे हैं उसे अडॉप्ट करना होगा। viable public health infrastructure to deliver the services. Of course, this is the most important thing, that infrastructure should be sufficient for each and every person, that in their public health is going to be fine. ठीक है, जो कि हमारे देश में देखने के लिए नहीं मिली थी पिछले कुछ सालों में। नाउ एडप्टिव रिस्पॉन्सेज ऑप्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेजिस्लेटिव, ऐसे रूल बना दो, है ना, कि जिसकी वजह से क्या हो, जो गंदगी है वो कम हो। जैसे कि आजकल रूल निकला है स्वच्छ भारत, है ना, जितना भी कचरा है उसको कलेक्ट करने के लिए गाड़ी आती है जहां पे हम कचरा फेंकते हैं। आज से अगर आप 5-10 साल पहले देखोगे तो ये सिस्टम था ही नहीं। तो ऐसा प्रॉपर लेजिस्लेटिव बना लो, है ना, अल्टीमेटली वो इम्पैक्ट करेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। Many policies changes could be implemented to adapt the impact of VBD under global change, ठीक है। ऐसा नहीं है बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से प्यास बुझती है ना कहीं तो ये इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। छोटी सी चीज भी बहुत सा बदलाव ला सकती है। दे इन्वॉल्व लेजिस्लेशन और एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन टू रिस्पॉन्ड टू चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेक्टर डिसीजेस एंड ह्यूमन होस्ट, ठीक है। द मेजर इंक्लूड्स इन चेंजेस ऑफ मॉनिटरिंग, केस डिटेक्शन, डायग्नोसिस एंड रिपोर्टिंग। ऑब्वियसली सबसे पहले तो मॉनिटर कर लो। डेंगू के केस में मॉनिटरिंग ही नहीं होती है ढंग से, फिर केस ही डिटेक्ट नहीं होता है, और जब डायग्नोस होता है तो वो पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसकी डेट की तो रिपोर्टिंग ही नहीं होती कि डेंगू की वजह से मरा है। कई बार इसकी वजह से और नंबर ऑफ केसेस बढ़ जाते हैं, है ना। लैक इन एनी स्टेजेस will going to lead to vital spread of this vector VBD. ओके, मॉनिटरिंग भी अच्छे से होनी चाहिए, डिटेक्ट भी अच्छे से होना चाहिए, डायग्नोस और ट्रीटमेंट भी अच्छे से होना चाहिए, और इमीडिएट रिपोर्टिंग होनी चाहिए कि हाँ बाबा शहर में डेंगू आ गया है। प्रॉपर एक सिस्टम होना चाहिए कि अगर एक पेशेंट भी डेंगू का दिख रहा है या मलेरिया का दिख रहा है तो प्रॉपर एक सिस्टम होना चाहिए। हर एक बंदे को शहर के पता होना चाहिए कि शहर में एक डेंगू और मलेरिया का केस आया है, एक आया है इमीडिएटली। तो उसकी वजह से क्या होगा, अवेयरनेस हो जाएगा, नहीं बाबा डेंगू आया है आप तो सावधान रहना पड़ेगा, है ना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। Now, public information and education, or you can say awareness, is also important. Knowledge capture and management using information technology such as remote sensing, mapping and geological information system. See, ये तो बहुत हाई फाई लेवल का हो गया कि हम एक मैनेजमेंट सिस्टम बनाए कि जिसमें रिमोट सेंसिंग और जीआईएस की मदद से एक मैप बनाए कि हाँ यहाँ डेंगू फैला है। ये बहुत क्या कहेंगे, वेल डेवलप कंट्रीज के लिए होगा। देन क्लाइमेट चेंज फोरकास्टिंग, क्लाइमेट चेंज के लिए हम एक फोरकास्ट बनाए कि ताकि वो चेंज ना हो, जितना हो गया सो हो गया, पर आगे तो चेंज ना हो और कम करने की कोशिश करें जो भी चेंजेस है। देन कंप्यूटर में कोई मॉडल, देन क्वारंटाइन सर्विलियंस, ये जो हमने देखा था कोरोना के टाइम में, अर्ली वार्निंग सिस्टम। हाँ बाबा बाजू के शहर में आया हमारे शहर में आ सकता है ना, बाजू की कंट्री में आया हमारे कंट्री में आ सकता है, अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए। मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम। Now the effort to eradicate malaria with insecticide fail in many regions due to withdrawal DDT, the development of the resistance to pesticide, reintroduction of the mosquito from the other areas. DDT का spray करो, है ना. Then personal behavior responses include avoidance of the exposure to the vector by staying indoor in a dawn or dusk and wearing protective clothing. See, बिहेवियर भी चेंज होना चाहिए। घर के अंदर रहो सबसे बढ़िया है, इंडोर एटमॉस्फेयर में रहो, बाहर भी रह रहे हो तो अच्छे से कपड़े ऐसे पहन के जाओ साफ सुथरे कि मच्छर दूर रहे, कुछ अपने ऊपर ओडोमॉस वगैरह लगा के जाओ, है ना. नाउ इंजीनियरिंग अगर देखें, इंजीनियरिंग सॉल्यूशन देखें तो हैबिटेट मॉडिफिकेशन, इंसेक्ट स्क्रीन, बेड नेट, बायोलॉजिकल कंट्रोल, पेस्टिसाइड रिपेलेंट, ये सब यूज करने चाहिए जो इंजीनियर्ड है.
Targeting the pathogen with a drug or vaccine also provides option to reduce the transmission and to reduce the symptoms. आजकल तो कई सारी वैक्सीन ऐसी हो गई है जो जेनेटिकली बनाई जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, ताकि क्या हो, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम में वो बैकअप आ जाए, है ना, और उससे लड़ने की क्षमता आ जाए। तो ये कई सारी जेनेटिकल इंजीनियरिंग की कमाल है। नाउ द रेंजेस ऑफ केमिकल, बायोलॉजिकल ट्रैपिंग एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट टेक्निक आर अवेलेबल फॉर कंट्रोल ऑफ द डिसीज वेक्टर। ठीक है, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो पॉपुलेशन बाय यूजिंग नेचुरल एनिमीज इज वेल एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस एंड इज बेस्ड ऑन मोस्टली ऑन अ प्रेडिटरी फिश। जैसे कि मैंने बताया, फिश जब अगर पैदा ही हो रहा है मच्छर और उसी स्टेज में उसे खत्म कर दिया जा रहा है, तो उसकी वजह से कोई और डिसीज होना, जब वो डेवलप होगा, है ना, पानी से बाहर निकल के जब वो उड़ने लगेगा, उसके पहले ही उसे खत्म कर दिया जा रहा है पानी में, तो वो स्पीसीज वेल ग्रोन ही नहीं होगी ना, है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, कंट्रोल मेजर है ना, मैंने जैसे कि पहले भी बताया था। ओके, सो सॉरी, कहाँ थे, हाँ। Now the incident in JEE in East Asia has been greatly reduced. The combination of mass vaccination of children, improving living condition, reduce use of the water in new rice cultivators, and rehousing and relocating the piggeries to prevent the mosquito feedings and reduce the contact in human population. See, ये सारे control measures लेने के बाद में obviously mosquito की या मलेरिया की जो केसेस थे वो कम हो गए। नाउ थ्रेट टू सस्टेनेबिलिटी ऑफ द एडेप्टेशन ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन हुए जो हमें एडप्ट करने हैं बचने के लिए, पर उससे थ्रेट क्या होगा सस्टेनेबिलिटी के लिए। सबसे पहले रेजिस्टेंट ड्रग और पैरासाइट, ठीक है, सॉरी पेस्टिसाइड्स, रेजिस्टेंस टू द परमेथरिन एंड deltramethrine in Anopheles gambini, West Africa. The international spread of multiple drug-resistant malaria organisms in a Southeast Asia. See, इसके वजह से जो वेस्ट अफ्रीका में जो भी क्या कहेंगे ड्रग बना था, वो हर जगह इंटरनेशनली स्प्रेड होते गया, है ना, पर ये नहीं देखा गया कि वो सेफ है या नहीं है, उसको बनाना सेफ है या नहीं है ना। उसको बनाने के लिए जो केमिकल लग रहा था वो हाईली डेंजरस था, फिर उसको कंट्रोल किया गया बाद में, ये अलग बात है। ह्यूमन सेफली एंड नॉन टारगेटेड अफेक्ट ऑफ द वेक्टर कंट्रोल, ठीक है, ह्यूमन सेफ होना चाहिए और बराबर उसने टारगेट करना चाहिए वेक्टर को ही। नाउ कम्युनिटी हेल्थ एंड पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने बताया, द कैपेसिटी ऑफ द सोसाइटी टू एडप्ट द ग्लोबल चेंजेस डिपेंड आल्सो ऑन द ह्यूमन रिसोर्सेज ऑपरेशनल पब्लिक हेल्थ सिस्टम। डेवलपिंग कंट्रीज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है ना, तो उसमें कोई नहीं। डेवलप कंट्री में, पर जो डेवलपिंग कंट्री है लाइक इंडिया में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, हम मास वैक्सीन नहीं लगा पाते हैं, अगर वैक्सीन हमारे पास में होती भी है तो, है ना। वो मास वैक्सीन अचीव करने के लिए हमें सालों लग जाते। पोलियो की वैक्सीन मासली लगाने के लिए हमें सालों लग गए, क्योंकि हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। पोलियो जब शुरू हुआ ना, तब अपर लेवल की जो कम्युनिटी थी उनके पास वैक्सीन थी, लो मिडिल क्लास और गरीबों के पास वो थी नहीं। वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए बहुत सरकार को मेहनत करनी पड़ी, तब जाके आज फ्री में वैक्सीन मिल रही है ना। द सेम थिंग हैपन, सो दैट डेवलपिंग कंट्रीज हैव अ फार फीवर ऑप्शन अवेलेबल टू them than do the developed countries. Okay, now adaptive capacity of the different social groups. Now this is all related to the vector-borne diseases. Okay, now coming toward the next, that is dose and responses. See, आपकी इसमें डोज कर्व दिया हुआ है, ठीक है, आई डोंट नो व्हाई, पर ठीक है। जब भी अगर कभी कुछ इन्फेक्शन होता है तो हम कोई एक एंटीबायोटिक का या कोई भी ड्रग का उसके रिलेटेड हम उसे क्या देते हैं, एक ड्रग देते हैं, फिर उसका रिस्पॉन्स कैसे आता है उसकी स्टडी है। Now the dose, the amount of drug to be administered to produce a certain degree of the response in a patient. ठीक है, कितना हम लोग ड्रग दे सकते हैं एक पेशेंट को, है ना, उस हिसाब से। देखो, पैरासीटामोल अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में आते हैं, 100 mg, 250 mg, 500 mg, 1000 mg, अलग अलग पैरासीटामोल है। किसी छोटे से बच्चे को, है ना, लाइक 2 साल का हो, 3 साल, 4 साल, 5 साल का, उस 1 साल
अगर 1 साल से छोटा है तो उसे 100 mg से ऊपर पैरासिटामोल नहीं देनी चाहिए। 2 साल का है तो शायद 150 या फिर 200 mg तक दे सकते हैं। अगर 10-12 साल का है तो 250 mg और वेल अडल्ट है तो 500 mg और सीवियर केस में 100 mg भी दे सकते हैं, है ना। तो ये जो डोज है ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हुआ है कि पेशेंट सामने वाला कैसा है, वो कैसा रिस्पॉन्स करता है, उस हिसाब से उसको डोज हम फिक्स करके देते हैं। नाउ द रिस्पॉन्सेज, चेंज इन एक्टिविटी ऑफ द सेल और टिश्यू प्रोड्यूस्ड बाय द सिलेक्टेड डोज ऑफ द ड्रग इज कॉल्ड द रिस्पॉन्सेज। क्या चेंज हुआ उसके सेल का, टिश्यू का, ठीक है, डोज देने के बाद में। Dose and responses are closely related to each other and their relationship is called dose and response relationship, which is included in your what we can say syllabus, and the curve which represent this relationship is known as the dose response curve, जो कि आपकी इसमें है। There is a distinct relationship between dose and intensity of the responses of the curve, that is intensity response increases with increase in a dose. Obviously डोज बढ़ाएंगे तो रिस्पॉन्स करने की भी इंटेंसिटी बढ़ी जाएगी। किसी छोटे बच्चे को जिससे 100 mg देना चाहिए, अगर उसे हमने 500 या 1000 mg देंगे पैरासिटामोल तो ऑब्वियसली उसकी बॉडी तो अलग तरीके से रिएक्ट करेगी ना। एक अडल्ट को 100 mg दे दो आप पैरासिटामोल, वो नॉर्मली बिहेव करेगा, पर बच्चा नहीं कर सकता, उसे सांस लेने में तकलीफ, उसके साइड इफेक्ट्स देखने के लिए मिलेंगे, है ना। तो ये क्या रिलेशनशिप से हम एक्वायर कर सकते हैं। डोजिंग कितना देना चाहिए तो कैसा रिस्पॉन्स आएगा। नॉर्मल रिस्पॉन्स के लिए, नॉर्मल एक्टिव रहने के लिए, पर्सन को नॉर्मल एक्टिव रहने के लिए कितना डोज फिक्स करना है, ये डोज रिस्पॉन्स कर्व से आता है। हर एक ड्रग का जो है डोज रिस्पॉन्स बनाना ही पड़ता है। जो MR आते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर के पास में, वो यही लेकर आते हैं, डोज रिस्पॉन्स कर्व। हाँ, हमने ये पर्टिकुलर ड्रग बनाया है, इसमें पर्टिकुलर इतना इतना कॉन्सेंट्रेशन है, इतना डोज है इस पर्टिकुलर XYZ केमिकल का, और इस हिसाब से पेशेंट ऐसा रिस्पॉन्स करता है ना। तो ये जो कर्व होता है वो MR के पास में होता ही होता है। सी आपके एक्स एक्सिस में इंक्रीजिंग डोज एंड इंक्रीजिंग इफेक्ट और इंक्रीजिंग व्हाट वी कैन से रिस्पॉन्स। इनिशियली अगर डोज नहीं दे रहे हैं तो कोई चेंज नहीं होगा, फिर जैसे जैसे डोज बढ़ाते हैं तो एक समय आता है जहां पे आपको मैक्सिमम चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। ये तो नॉर्मल हुआ। नाउ दिस इज अ रिस्पॉन्स एंड डोज कर्व। सी इनिशियली डोज बढ़ाते बढ़ाते आपको एक टाइम पे उसका सैचुरेशन आ जाएगा, और रिस्पॉन्स देखो, रिस्पॉन्स उसके उल्टा जाता है, ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, व्हाट वी कैन से हाइपर एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। और ये जो आपका रिस्पॉन्स है वो देखो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। या तो फिर इसे समझ लो हाइपरबोला डोज का कर्व हुआ, और लॉग डोज आपका देखो, या फिर लॉग डोज रिस्पॉन्स वाला जो ब्लू वाला कर्व है वो सिर्फ आपका नॉर्मल एक्सपोनेंशियल कर्व हुआ, है ना। इलेप्सिकल बोलते हैं इसे, हाइपरबोला बोलते हैं, और इसे इलिप्सिकल या एक्सपोनेंशियल कर्व कहते हैं, या लॉग कर्व कहते हैं, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं आप। तो ये साइड बाय साइड चलते हैं, इनिशियली 0 से शुरू होते हैं, बट एक टाइम में ऐसा सैचुरेटेड डोज आ जाता है, इतना कॉन्सेंट्रेशन आ जाता है जहाँ पे नॉर्मल बिहेवियर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। नाउ द एडवांटेजेस ऑफ लॉग डोज रिस्पॉन्स कर्व, और यू कैन से डोज रिस्पॉन्स कर्व। कर्वेलिनियर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और सिग्मोइडल कर्व भी इसे कह सकते हैं। If the dose is plotted on a logarithmic scale, the curve becomes sigmoidal, S shape में बन जाता है। The linear relationship between log of dose and the response is seen in intermediate 30 to 70% के जोन में आपको देखने के लिए मिलती है, ऊपर जैसे हमने बनाया, ठीक है। The wide range of drug can be easily displayed on a graph, ठीक है। उसी के वजह से MR का बिजनेस चल रहा है। कर्विलिनियर है, सिग्माडोल है, हाइपरबोला है, वो कर्व देखते ही से डॉक्टर बहुत इजीली पहचान जाते हैं। कंपैरिजन बिटवीन एग्नोडीज एंड स्टडीज ऑफ एंथोजेनिस बिकम इजियर, ठीक है, कितना डोज देना चाहिए और उनका क्या इफेक्ट होगा वो इस पे से इजीली समझ में आता है। ये हमारे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, किसी डॉक्टर से बात करोगे तो वो बहुत इजीली समझा देगा, बहुत इजीली वो प्रेडिक्ट कर देगा, क्योंकि वो ये रूटीन में रहता है ना उनके। Now coming towards the last topic, which is related to the control of parasite, especially protozoa. How to control the parasite? Okay. Now grazing management strategies.
जेनेटिक सिलेक्शन, बायोलॉजिकल कंट्रोल और फिर posture ecological, vaccine, dietary control and alternative forages. सी ये जो आपका क्या कहेंगे कंट्रोल ऑफ पैरासाइट है, वो अलग अलग तरीके से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक केस स्टडी हुई प्रोटोजोआ की, सेम थिंग वायरस की है, सेम थिंग बैक्टीरिया की है। मोस्ट ऑफ द स्टडी रिलेटेड टू द प्रोटोजोआ, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज आल्सो रिलेटेड टू द प्रोटोजोआ। केस स्टडी में देखो ग्रेजिंग, प्रोटोजोआ जनरली जहां जहां बढ़ते हैं, ग्रेजिंग मतलब क्या हुआ आपका, जो भी हम केटल या जो भी सिस्टम है उसको ओपन रखें। जैसे गैया घास चरने जा रही है ना, नॉर्मल, वो नॉर्मल रखें, नहीं तो फिर उसे हम स्टोर किया हुआ फूड दे रहे हैं, है ना, स्टॉक किया हुआ, वो ग्रेजिंग नहीं हुआ। ग्रेजिंग मतलब वो खुले में, मतलब नॉर्मल एक रूटीन जो गैया का बहुत सदियों से चला आ रहा है। ग्रेजिंग मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज क्या क्या हो सकती है, रिड्यूस स्टॉकिंग रेट, स्टॉक ना रखें, यूज क्लीन ग्रेजिंग, रोटेशन ग्रेजिंग, मिक्स एंड अल्टरनेटिव ग्रेजिंग अगर रखें तो, देन स्टॉकिंग रेट और यू कैन से एसआर, जो भी उसका फूड है। स्टडी इंडिकेट द पॉजिटिव इफेक्ट ऑन एसआर ऑन रिड्यूसिंग पैरासाइट, ओके, but depend on initial infection level, age and the stock and parasite species evolve, not the control method in itself. ठीक है, stocking is a risk factor that affect the incidence of the parasitism or in a livestock. See, ये एक तरह का रिस्क फैक्टर, ये एक तरह का रिस्क फैक्टर भी हुआ लाइफ स्टॉक में, क्या करने के लिए, इन्फेक्शन बढ़ाने के लिए। क्लीन ग्रेजिंग सिस्टम, खुले में घास खाने दो, दैट इज अ सेफ सिस्टम टू to be applied for what we can say to minimize the parasites into the livelihood, okay. So rotating grazing, rotation में ले लो, है ना, like requires subdivision of the posture and careful management, high capital and labor cost। ठीक है, रोटेशन में ये चीज तो है, उसमें कैपिटल भी बहुत ज्यादा लगेगा, लेबर कॉस्ट भी। रोटेशन मस्ट बी लॉन्ग इनफ फॉर द लार्वा फ्रॉम प्रीशियस ग्रेजिंग टू हैव डाइड, डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द टाइम रिक्वायर। ठीक है, इसमें बायोलॉजिकल कंट्रोल, द यूज ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट विच आर नेचुरल एनिमीज ऑफ द पेस्ट as a method of control, like biocontrol of the parasite, act the immature parasite larva on a posture, natural enemy of the parasite includes, जैसे कि फिश जो है वो लार्वा खा लेती है मॉस्किटोज के, राइट, वही हुआ बायोलॉजिकल कंट्रोल। ठीक है, जेनेटिक सिलेक्शन, हर एक एक चीज का अलग अलग जेनेटिक सिलेक्शन होता है। एनिमल आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस, एबिलिटी टू fight the parasite infection and resilience, ability to cope up the parasite infection। ठीक है, दो तरीके से एनिमल को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि फिश को हम तभी सिलेक्ट करते हैं क्योंकि वो फाइट ही कर देती है पैरासाइट्स के साथ में, वो लार्वा खा लेगी और पेट के अंदर इतना एसिड बढ़ाएगी कि लार्वा खत्म हो जाएगा। रेजिस्टेंस, वो कोप अप करने की कोशिश करती है। ठीक है, वैक्सीन ये तो बेस्ट चीज है टू कंट्रोल द पैरासाइट और वेक्टर बॉर्न डिसीजेस, है ना, वैक्सीन सबसे बढ़िया चीज है। Then dietary control of the parasite, like parasite infection reduces the feed intake, है ना। तो protein is a particularly important, high protein diet can enhance the immunity of the parasites। ठीक है, तो पैरासाइट अगर किसी को कोई होस्ट है उसकी भी इम्यूनिटी बढ़ानी है तो प्रोटीन का इंटेक ले सकते हैं ताकि इम्यूनिटी बढ़ जाए पैरासाइट से लड़ने के लिए। रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेस एलिमेंट एंड पैरासाइट बर्डन्स, लाइक कॉपर अगर हम इंटेक करते हैं, है ना, तो हमारे बॉडी के लिए वो उतना हार्मफुल है, बट पैरासाइट के लिए उतना ही हार्मफुल है। अल्टरनेटिव फॉरेज, अल्टरनेटिव डाइट हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, सो समरी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, हेल्थ प्लानिंग बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से आपका जो यूनिट है वो यहाँ खत्म होते हैं, आपका जो सब्जेक्ट है वो भी यहाँ खत्म होता है। कोई डिफिकल्टी है, आज मैं आपको सारे क्वेश्चन बैंक आपके ग्रुप में डाल दूंगी। ठीक है, am I audible to you? यस मैडम। Yes, ma'am. मैडम ये जो मैडम PPT वीडियो use मिलेगा क्या? करेंगे वीडियो पूरा? अभी जितना भी अपना ये होता है ना, इसका वीडियो चाहिए। वीडियो होगा ना तो हमको और भी जो उनका टाइम मिलेगा ना, हम लोग आराम से उसको उनका ये कर सकता है, रेफर कर।
देख सकते हैं ना। हाँ, रिकॉर्डिंग तो शुरू है। मैं देखती हूँ कि कैसे हम बस एक्सट्रैक्ट I कर want a सकते हैं recording. वीडियो। Yeah, definitely. From next lecture, I'll assure about the recording. But मुझे सिर्फ देखनी पड़ेगी, है ना। ये तो रिकॉर्डिंग हो ही रही है EZ क्लास में, बट मैम ये I पीपीटी agree. मिलेगा? एक The जन recording is already adding to the PPT. पता नहीं, वो तो देखना पड़ेगा, वो मुझे देखनी पड़ेगी क्योंकि आई एम नॉट फैमिलियर विद दिस माइक्रोसॉफ्ट टीम, सो आई वांट टू गेट द नॉलेज फ्रॉम दिस। फर्स्ट लेक्चर तो शायद ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे, सर ने दिया है, कदम सर ने, एंड आई विल टॉक टू हिम एंड लेटर विल गोइंग टू कोलैब एंड मेक श्योर दैट वीडियो विल गोइंग टू बी अवेलेबल टू यू। यस दीपक, do you want to ask something? Yes, ma'am. Okay. Ma'am, could you send me a link of that video that you have uploaded on YouTube? Yes, definitely The I'm first going to lecture share only. that Yeah. again. Yeah, Yeah, I'll ma'am. definitely And share it. PPT Yeah. also that we have whatever you have made. Okay. So it will get easy for us to revise Yes, all I those have things. already Yeah. given you the PPT of I think 1, 2, 3, And fifth की दी है मैंने, 4th यूनिट और 6th यूनिट की बाकी है, जो मैं जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगी, और क्वेश्चनरीज भी अपलोड कर ही on दूंगी। this Yes, okay, Deepak, on tell this me. group, you have sent it. Yeah, on your group only. Yes, Mohsin, Mohanish. Do you have any question, Mohanish? Yes, yes, ma'am. We have required this PPT for our overall chapters. Yeah, That's we definitely. have. I have already posted on a group. See, फर्स्ट सेकंड थर्ड की मैंने पीपीटी दी हुई है, और 5th यूनिट की भी पीपीटी दी गई है। मेरे से सिर्फ 4th यूनिट छूटा है और 6th यूनिट छूटा है, तो वो मैं जल्दी ग्रुप पे अपलोड कर दूंगी। आप थोड़ा सा ग्रुप पीछे जाके देखेंगे तो पीपीटी ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहां से डाउनलोड कर Okay. सकते हैं। Oh, 2 यूनिट की मैं okay, अपलोड ma'am. कर Okay. दूंगी। ओके, एनी Okay, अदर ma'am. क्वेश्चन? Okay. मैम एक रिक्वेस्ट था, इफ यू कैन लेट अस नो, लाइक अपना जो सेकंड सब्जेक्ट जो है regarding that हाँ environmental chemistry, अगर उसके notes if you can share it in advance because it's hardly एक हफ्ता बचा है for the exams. हाँ, ये बहुत अच्छा टॉपिक। हाँ, बिल्कुल मैं कोशिश करूंगी कि उसके नोट्स जल्द से जल्द बना के जल्द से जल्द आपको सर्कुलेट कर दूं। आई विल नॉट प्रॉमिस, बट आई विल मेक श्योर कि वो आप तक सैटरडे से पहले ही पहुंच जाए। ठीक है, आई विल मेक श्योर अबाउट दैट थिंग। ठीक है, एनीथिंग Ma'am, एल्स? yes, ma'am. हाँ जी, Ma'am, एक could you कोई give me some like brief information about how our exam will go? Like देखो, on एक 16 काम and करती हूँ 17. मैं। Yeah, सी, yeah. मंडे या तो फिर ट्यूसडे के दिन मैं ग्रुप में डिटेलली ब्रीफ करके एक पैटर्न बना के आपको दे दूं, या तो Yes, yes, वर्बली yes. पीपीटी Please, के ma'am. थ्रू समझा दूंगी। ठीक है, ग्रुप में Ma'am, ऑलरेडी it वो will be एक पूरा better. I पीपीटी में think. बताया हुआ आएगा आपको। ठीक है, ऐसे करके करूंगी मैं। ठीक, मंडे या Yes, yes, yes. ट्यूसडे हार्डली। एनीथिंग Ma'am, एल्स? the question paper is set by that government, na, ma'am? हाँ, MSBT, महाराष्ट्र स्टेट MSBT. बोर्ड ऑफ Okay. एजुकेशन। Okay. And it is conducted in Nashik only, no, ma'am? Yeah, The exam will I conducted think in. examination center was announced by the Kadam sir. I think. Okay. I didn't Yes, they have go announced. thoroughly. Yeah. I didn't go through thoroughly of that message, but थोड़ा सा तो पढ़ा था मैंने कि सेंटर भी दिया है। I don't remember the center Okay. exact, the दिया name हुआ of है। center, but Ma'am, you can. Ma'am, one more request I Pharmacy have. college. Hello, ma'am. One more request I wanted to ask for that. Could you have that previous year का question paper? So we'll go through प्रीवियस that. ईयर का क्वेश्चन पेपर तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है मिलना। ठीक है, मैंने काफी Okay. सर्च किया, काफी Okay. लोगों से बात की है, बट वो नहीं मिल रहा है। वो एक्चुअली MSBT ने अपलोड ही नहीं किया है वेबसाइट पे, ऐसा कुछ Okay. तो है। ठीक है, बट आपका जैसे ही क्वेश्चन पेपर हो जाए मुझे फोटो जरूर भेज देना पर्सनली, Of course. ताकि मैं नेक्स्ट बैच को दे सकूं क्वेश्चन पेपर। ये मेरा फर्स्ट Oh, टाइम है yes, ma'am. ये Okay. सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए ऑनलाइन। ऑफलाइन मैंने पढ़ाया Okay. है, तो ऑफलाइन का केस थोड़ा अलग होता है ना, डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है क्वेश्चंस,
ऐसे एमसीक्यूज नहीं होते हैं। Okay. सो फिर भी Ma'am, मैं एक बार can you कोशिश tell me? करूंगी। Could you tell me the two exam which is going to become the subject of the name of the subject exam name? I didn't One get is you. ma'am. Yes. Like how हाँ, many जो like how वीजी करके है, पहले आप बात करो वीजी करके। दीपक 2 मिनट पॉज देना। हाँ वीजी बोलिए। मैम एक छोटा सा रिक्वेस्ट था कि अगर आपने जो भी पीपीटीज पहले के यूनिट्स के शेयर किए हैं राइट अनाउंसमेंट के ग्रुप पे, हाँ हाँ तो जी। अगर पिन कर दो जस्ट, ठीक है, एक रिप्लाई में पिन कर दो ग्रुप पे कि ये फर्स्ट यूनिट का है, तो मैं ऐसा करती हूँ यहाँ पे ना शायद टीम में कुछ अपलोडिंग की सिस्टम है, वो मैं पहले चेक कर लेती हूँ। फैमिलियर तो नहीं हूँ बट मैंने कहीं से तो पढ़ा था कि टीम में आप अपलोड कर सकते हो, तो अगर होता है तो मैं अपलोड कर देती हूँ यहीं पर इंस्टेड ऑफ अनाउंसमेंट की ग्रुप में, या तो फिर अनाउंसमेंट की ग्रुप में वापस पिन कर दूंगी। ठीक है, मैं थोड़ा बेटर रहेगा, ताकि कैसा है कि टीम हाँ अगर हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल, जाता है जी जी हम मैं बिल्कुल कर दूंगी। वहाँ पे रहेगा ऐसा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं कर दूंगी। हाँ दीपक जी आपका कोई सवाल था? No, ma'am. I got my answer. ओके ठीक है, और कोई सवाल किसी का? डोंट टेक अ टेंशन, एमसीक्यूज है, ठीक है, और कोई निगेटिव मार्किंग तो नहीं है, सो डोंट वरी। ऑल द बेस्ट। ज़्यादा कुछ नहीं, फैमिलियर क्वेश्चन ही आएंगे। मैं क्वेश्चन बैंक अपलोड कर ही देती हूँ साइड बाय साइड, ठीक है, तो आप लोगों के लिए क्या इजी हो जाएगा, बहुत ma'am. बहुत इजी हो जाएगा, है ना। और उससे क्या होगा, मैं अब भी अपलोड कर ही देती हूँ, वो क्या फिर रह ही जाता है। अ, ये देखिए मैंने कुछ खुद से बनाए थे सैंपल, और कुछ मुझे मिला है पेपर, वो मैंने अपलोड कर दिया है ग्रुप पे, ठीक है। और कुछ है क्या मेरे पास में, वो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। 2 चीजें तो आपको अपलोड करके दे दी है मैंने, ठीक है, एक बार चेक कर लेती हूँ। हाँ मैंने क्वेश्चन बैंक पूरी मेरे पास जितनी थी उतनी अपलोड कर दी है, ठीक है। उसमें से आप थरोली जा सकते हैं, ठीक है। और जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की है वो भी मेरे पास में है, वो मैं आपको जैसे ही सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा वैसे ही शेयर कर दूंगी, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम है? हेलो, एम आई ऑडिबल टू यू? No, ma'am. No, ma'am. हाँ मिल गई, Yes, क्वेश्चन no. बैंक मिल गई आपको ग्रुप पे? Ma'am, Yes, ma'am, do you yes. know which ग्रुप के subject ऊपर हो रही exam है। is going to come? मैं इधर लिख देती हूँ, क्वेश्चन बैंक फॉर एन इकोलॉजी ना, सिर्फ इकोलॉजी लिखती हूँ, इकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, ओके। तो Yes, आप ma'am. सर्च करोगे ना तब आपको मिल जाएगा। आप ऐसा सर्च भी करोगे ना यूनिट 1, तो आपको यूनिट 1 की पीपीटी मिल जाएगी। यूनिट 2 सर्च करोगे तो इमीडिएटली उसके ऊपर यूनिट 2 की पीपीटी होगी, और यूनिट 3 अगर सर्च करोगे तो यूनिट 3 की आपको मिल जाएगी। सर्च भी करोगे ना तो मिल जाएगा आपको। मुझे पिन करने की सेपरेटली एक एक को पिन करूंगी ना, बहुत टाइम जाएगा मेरे लिए। वीजी और दीपक का शायद ये सवाल था, है ना। थोड़ा सर्च करके देख लो, अगर नहीं मिलती है तो पर्सनली मुझे मैसेज कर देना, मैं पर्सनली आपको भेज दूंगी, क्योंकि ग्रुप पे वापस वापस वही वही चीज जाएगी, तो है ना, ठीक है। और कोई डिफिकल्टी किसी को? Okay. Okay, ma'am. हाँ मैंने क्योंकि दिया है उसमें नोटिफिकेशन, ऐसे ब्लैंकली सेंड नहीं किया है, लिखा हुआ है मैंने यूनिट 5 नोट्स, यूनिट जैसे कि मैं देख रही हूँ, है ना, यूनिट 4 नोट्स पीडीएफ यूनिट 3 की दी गई है, यूनिट 2 का दिया गया है, ठीक है। और प्रॉपर 1.2 1.3 2.1 ऐसे करके अपलोड किया है, तो आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। एनीथिंग एल्स फॉर टुडे? No, ma'am. Thank you so much. No, ma'am. ओके No, ओके ma'am. ओके।
Okay, bye bye. Good night, everyone. Good night, ma'am.